अपन किसकी बात करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा उसकी बात करने वाले, किसकी बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको बता दूं, सबसे पहले आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना उसके अंदर सिलेबस क्या आता है, क्या पढ़ना पड़ता है वो पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए। सर फिर बताइए हमारा बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस क्या है, तो ये आपको अच्छे प्रकार से प्रोवाइड करा दिया गया है। इसमें टॉपिक वाइज तो कोई सिलेबस जारी होता नहीं है कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न आएंगे, ये टॉपिक पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, सीधा दे देते हैं कि हम मानसिक योग्यता पूछेंगे, हम जीके पूछेंगे, हम हिंदी पूछेंगे, हम इंग्लिश पूछेंगे, या हम क्या है रीजनिंग पूछेंगे, इस प्रकार से सीधा कह देते हैं। तो सिलेबस आप सभी की बात है। उसके बाद आपको देखने पड़ते हैं पेपर, पिछले सालों के जो पेपर के इस सिलेबस के आधार पर ये पिछले पेपर है वो कैसे, किस प्रकार से पिछले साल के पेपरों में प्रश्न आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। और वो क्या है वो अपन अभी देख रहे हैं। तो चलो भाई, पहला प्रश्न है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। बताओ, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ बिल्कुल किरण जी 150 नंबर भी आ सकते हैं, 150 में से अगर अच्छे प्रकार से मेहनत की जाए तो ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो संभव है, पॉसिबल है, ला सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये पुराने वर्षों के पेपर। अब सुनो, आंसर देने से पहले थोड़ा सा सुनो। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये पेपर आप पुराने पेपर करवा रहे हो, तो पुराने पेपर के प्रश्न वापस से आते हैं क्या? तो मैं आपको कह रहा हूं, देखो ध्यान से, एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, पिछले 15 सालों के पेपर देख लो। ठीक है, जितने भी 12 से 15 साल, पिछले 15 सालों के पेपर अगर आप अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बल्कि इसके आसपास की चीजें भी आप समझ लेते हैं ना, पढ़कर आसपास की चीजें भी समझ लेते हैं, तो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएंगे उनमें से 50 में से 20% तो सीधे ही राइट हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, 20 से 25 क्वेश्चन की आधा तो सीधा ही राइट हो गया। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरे तो 30% ही सही हुए। मैं मानता हूं कि उसने 5 प्रश्नों के लिए पढ़ाई की है, क्योंकि 25 तो पिछले साल के पेपरों से सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी जल्द व्यवस्था होगी कि आपको ये भी उपलब्ध कराया जाए। पहले ये थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, इतने कम से कम हो जाते हैं, फिर मेहनत करो, फिर नए कैसे बनते हैं, कैसे थ्योरी याद रखनी, वो मेहनत करोगे तो फिर 20% और बढ़ाओ तो 40 प्लस आराम से आपके क्या है सही हो जाते हैं। ठीक है, हाँ तो ये चीज थोड़ी सी क्या ध्यान रखनी। यहाँ पे आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे पता है, पीडीएफ की व्यवस्था करनी है, पुराने पेपर लाके जाने, सारा याद है, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इधर देखो, बालक की नींव है वो ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य कैसा है। चलती क्लास में नहीं होगा चेंज, नहीं होता। बालक की नींव है वो प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य कैसा है। तो मित्रों डायरेक्ट अगर पूछे तो निर्णायक कार्य है। कैसा कार्य है? निर्णायक कार्य, कि बस है वो नींव है, वो नींव कैसी भरी जाएगी उससे निर्णय होगा कि मकान कैसा बनेगा। आप नींव पतली सी भर रहे हो मकान की, सोच रहे मैं 5 माल की बिल्डिंग बनाऊंगा, बनेगी क्या? नहीं बनेगी। निर्णय नींव से ही होता, अपने को कैसा मकान बनाना है वो अपन उसको सोच के नींव भरते। तो कार्य निर्णायक है। अगर निर्णायक ऑप्शन में नहीं है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि कार्य कैसा है, महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट। ये प्रश्न मित्रों आपके नहीं आ रहे हैं ना, ये प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं, ये प्रश्न आपके सही नहीं हो रहे, तो ये समझना कि अपना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। क्यों सर? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतने सरल प्रश्न भी जब नहीं आएंगे, ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है, 2008 में बूढ़ियों ने परीक्षा दी थी, वो बूढ़ियों के टाइम के प्रश्न अपने को नहीं आ रहे, तो आज वाले तो आएंगे ही क्या। तो ये प्रश्न किसी भी हालत में आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो गलत हो रहा है उसको लिखते रहना, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना, उसको आज ही घर पे जाके 3 से 4 बार पढ़ोगे, याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षण से पूर्व में, बताओ कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जाने से पहले आप क्या करोगे? कक्षा में शिक्षण से पूर्व आप क्या करोगे? कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले आप क्या करोगे? बताइए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने कहूंगा। जो नौकर होता है, जो चपरासी होता है, उसको कहेंगे थोड़ी देर बाद मुझे बुलाना। या दर्पण में चेहरा देखेंगे, हाँ, या फिर क्या है, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेके जाऊंगा, आज बच्चों को क्या क्या पढ़ाना उसकी सामग्री साथ लेके जाऊंगा, या अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि शिक्षण के अंदर नियोजन का बड़ा महत्व है। एक शिक्षण का सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नियोजन का सिद्धांत कहता है कि आपको क्लास में बच्चों को जो भी पढ़ाना है उसकी पहले से आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या करोगे? अपनी पाठ योजना को व्यवस्थित करोगे कि बच्चों को जाके पढ़ाना क्या है वो व्यवस्थित करोगे। ये नीतू वगैरह कुछ नाम लिखे थे जिन्होंने सी बताया था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ये जिनके गलत हुआ था फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये आगे से गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या, कौन कहता है इसका सिद्धांत होता है नियोजन का
सिद्धांत शिक्षण में पढ़ेंगे। अभी तक अपन ये इतना हार्ड नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है अच्छे प्रकार से भी लेवल अप करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने का कहोगे क्या? भाई आप मास्टर बन जाओगे, अच्छे प्रकार से पढ़ोगे, बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे साइड में हटके खड़ा रहना पड़ेगा नहीं। हाँ, पीडीएफ वालों ने मिस्टेक कर दी भाई साहब, क्या करें हैं? तो देखो, आप शिक्षक बनोगे, आप मास्टर बनोगे बढ़िया से, अभी बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपका रीट भी सिलेक्ट में करवा देंगे, हैं मास्टर बन जाओगे। फिर क्या है, फिर आपसे पूछ रहा है कि आप मास्टर बन गए तो अपने छोरे को भी मास्टर बनने का कहोगे क्या? तो देखो, अब आप सोचते नहीं हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिल सच प्लीज रुक जाओ, मैं एक सवाल पूछता हूं, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? कमेंट करो, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? फटाफट से कमेंट करो। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो, तो आप आंसर क्या देते हो? आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो तो आप आंसर क्या देते हो? कि भाई मुझे शिक्षण कार्य प्रिय है, या मेरी शिक्षण में क्या है, रुचि। देखो उन्होंने बताया कि रुचि है, यानी कि आपको मास्टर बनना है तो आपकी रुचि होनी जरूरी है। अब जो करे कि हाँ हम हमारे बच्चों को कहेंगे कि मास्टर बन, अरे उसकी रुचि भी तो होनी चाहिए। अगर बच्चे की रुचि नहीं है तो मास्टर कैसे बनाओगे, उसको नहीं बनाओगे हैं। तो क्या है, रुचि होनी जरूरी है। तो हाँ नहीं कहेंगे कि हाँ कहेंगे नहीं, हाँ यदि वो स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता, हाँ अगर उसकी रुचि है, अगर उसकी इस काम में रुचि, मैं कहेंगे देख भाई अगर तेरी मास्टर बनने में रुचि है तो तू मास्टर बन जा। तो वो कहे हाँ यार मेरी रुचि है, मैं पापा मास्टर बनना चाहता हूं, तभी के हाँ तो बनाएंगे, जबरदस्ती किसी को नहीं बनाएंगे। क्योंकि शिक्षण कार्य ऐसा कार्य है जिसमें रुचि होना आवश्यक है। इस कार्य में केवल उन्हीं लोगों को आना चाहिए, मास्टर के काम में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। बी ऑप्शन राइट है कि वो स्वेच्छा से तैयार है तो कहेंगे। ये देखो, ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया, 2008 में पूछा गया था, लगभग बीएसटीसी या पीटीटी 2022-23 के अंदर किसी एग्जाम में ये प्रश्न वापस से आ गया था। ठीक है, मतलब क्या है, पिछले पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है मित्रों। शिक्षण किसके बीच की पारस्परिक क्रिया है? माता पिता और शिक्षक के बीच की, छात्र और शिक्षक के बीच की, छात्र और छात्र के बीच की, या शिक्षक और शिक्षक? तो आप सभी को पता है कि ये छात्र और शिक्षक के बीच की क्या है, पारस्परिक क्रिया है, अंत क्रिया है। आप सभी को पता है। किसी का गलत हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, किसी का गलत नहीं हुआ। ठीक है, हुआ है क्या? होना नहीं चाहिए भाई। अगला, आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? बताओ भाई, आपके मतानुसार कक्षा का जो संप्रेषण है वो संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कौन बताएगा? सर कक्षा का जो संप्रेषण होता है, कक्षा में जो बातचीत की जाती है वो कैसी होनी चाहिए? कठिन होनी चाहिए। कठिन होगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी। सामान्य नॉर्मल होती तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, नॉर्मल तो सभी पढ़ाते, फिर आपको अच्छा मास्टर क्यों कहेंगे? रोचक होना चाहिए, विस्तृत व्यापक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? रोचक होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। जब संप्रेषण रोचक होगा तो वो क्या बनेगा? प्रभावी बनेगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है। जिनका सी हुआ बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे म्यूजिक वाले ने डी बताया है, तबले ही बजाए दिन थड़ी रंटड़ी देख तक भाई। अरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आज के बाद गलत मत करना। ठीक है, म्यूजिक भले ही बजा तू पर आज के बाद गलत नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ये तबले वाला स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? आगे बढ़ूं क्या? स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो गलत हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना। दोस्तों पहले कह रहा हूं, दोबारा प्रश्न नहीं करेंगे, ये दोबारा नहीं करेंगे, एग्जाम तक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य कौशल का विकास करना है। ये कथन ये करेक्ट मित्रों। जो सूक्ष्म शिक्षण है, इस सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापक किसे कहा जाता है? आपका जब बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जब पीटीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अपने आप को छात्राध्यापक कह सकते हो। आप छात्र हो लेकिन अध्यापक की ट्रेनिंग कर रहे हो, छात्राध्यापक हो। वहां पे आपके स्कूल से नोटिफिकेशन आएगा, सभी छात्राध्यापकों को सूचित किया जाता है। आप कहोगे यार ये छात्राध्यापक कौन है? आप ही हो, कांच में देख लेना, यही है छात्राध्यापक। तो उन छात्राध्यापक आपको मित्रों माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण सिखाया जाता है। ये करें कि उसका उद्देश्य होता है कि आपके अंदर स्किल का विकास करना, बच्चों को अच्छे प्रकार से पढ़ा सको, उसका विकास करना। तो सही बात है क्या? तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो बीएसटीसी के अंदर ये प्रश्न कैसे घुमा के पूछा गया, पीटीटी के एग्जाम में भी पूछा गया। कैसे पूछा गया? बस इतनी सारी लाइन थी, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया। क्या चेंज किया? कि शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है, या शिक्षक प्रशिक्षण से नौकरी मिलती है, ऐसा प्रश्न पूछा। नौकरी मिलती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, या शिक्षण का ढंग सुधरता है,
शिक्षण का ढंग सुधरता है, या एक ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न तो यही का यही है, इसने खुद ने लाइन में बताया कि शिक्षण का उद्देश्य जो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, आपको जो पढ़ाना सिखाया जा रहा, मतलब आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? कौशल का विकास करना। आपके अंदर क्या कौशल का विकास करना है? गोबर की थेपड़ी थेपड़ी थान सिखावे, कहीं बेटे कौन सिखावे, फिर के सिखावे, टाबरा ने पढ़ानो सिखावे, मतलब के करे थाने शिक्षण को ढंग सुधारे। बस ऐसे घुमा के प्रश्न पूछे। मैंने कहा ये पढ़ लो, आसपास की बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी आपके। अगला प्रश्न क्या पूछा रे? आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं। ये कह रहा है कि आप है ना, आप अपने विद्यार्थियों को अगर हमेशा है वो परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं। परंपरागत विधियां शिक्षण की कौन सी थी? बताया था ना, कहानी विधि, ब्लैक बोर्ड विधि है, ये वाली पाठ्य पुस्तक विधि पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अरे भाई, पढ़ाने का काम ही सोचने का है, चाहे आप कैसे ही पढ़ा लो, ठीक है, तुम चाहे कैसे ही पढ़ाओ, पढ़ाना है वैसे पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना ये सोचने का काम है। इसके लिए शिक्षक को उच्च स्तरीय व यथार्थ चिंतन की आवश्यकता होती है। पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या है? उच्च स्तरीय व यथार्थ चिंतन की आवश्यकता होती है। यथार्थ चिंतन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो सोचना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना पड़ता, तो प्राय नहीं है, हमेशा नहीं है। कभी कभी हो सकता कोई ऐसी कहानी के माध्यम से पढ़ाया जिसमें सोचना नहीं पड़े, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, प्राय नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा ये चीज नहीं होती है, ठीक है। किस किसने सही बताया? बी, हाँ बी वाले राइट है भाई, ठीक है। राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे। एल.एस. राठौड़, बिश्नोई साहब, बिल्कुल। दिनेश सर की लाडली, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार क्लास को सभी अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से। और अगला प्रश्न मैं आपके साथ में लेके आया। देखो इस प्रश्न में बहुत बढ़िया लॉजिक है। इस प्रश्न के मैं 2 प्रश्न बनाऊंगा, दोनों के आंसर क्या होंगे वो तो पहले से नहीं बताऊंगा, फिर तो आपको पता चल जाए हैं। तो एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ, शिक्षक के साथ में कौन सहकर्मी होते हैं? स्कूल के जो अध्यापक है, साथी अध्यापक, अध्यापिका भी हो सकती है, अध्यापिकणियों तुम नाराज मत होना, ठीक है। साथी अध्यापक या अध्यापिका, ठीक है, साथी अध्यापक है, उनके साथ किस प्रकार की अभिवर्ती, किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, किस प्रकार की सोच होनी चाहिए। अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या कि सर नकारात्मक तो हम नहीं करते, ये तो हमने सीखा हुआ है। आलोचना का मतलब है बुराई करना, कुछ कमियां निकालना, तो सर कमियां भी नहीं निकालेंगे, लेकिन अब सहयोगात्मक है, रचनात्मक। एक प्रश्न और देता हूं, बढ़िया तरीके से सोचना, अभी तक छपा नहीं है, छप गया तो काया पलट लेगा, सब गलत करके आएंगे। क्या है यही प्रश्न में यहां पे दोबारा बना रहा हूं और क्या लिख रहा हूं? एक शिक्षक की अपने प्राचार्य के साथ अभिवर्ती होनी चाहिए। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, उसी प्रकार कॉलेज का हेडमास्टर, तो उसके साथ कैसी अभिवर्ती होनी चाहिए। एक जैसा प्रश्न है, एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। चलो एक जैसा है तो ऑप्शन भी ये चारों सेम। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। अब देखो टाबरों, ध्यान से देखो इधर, इसका आंसर है कि अपने साथी अध्यापक है तो साथी अध्यापकों के साथ तो सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ना है। यहां तो हो जाएगा सहयोगात्मक, सी ऑप्शन राइट, लेकिन यहां सहयोगात्मक नहीं होगा। क्यों सर, ये तो गलत बात है आप यार, मतलब सहकर्मियों के साथ तो सहयोगात्मक है, हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। फिर प्रिंसिपल के साथ, प्राचार्य का पूछा, प्राचार्य के साथ रचनात्मक अभिवर्ती होनी चाहिए। वो स्कूल का हेडमास्टर है, आप बच्चों के साथ कुछ करोगे वो आपको डांटेगा, आपको फटकारेगा, है थाने गाल काटे लो, वो बे टाइम थे के कहोगा, थाने क्रिएटिविटी काम लेना, रचनाओं काम लेना, भाई हेडमास्टर है, आप बड़ो है, बोल दियो, कोई बात नहीं, बोलियो तो बोलियो। थाने बटे खुद ने समझाते हुए चलना पड़ेगा, खुद को समझाते हुए चलना है कि यार ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल साहब है, इन्होंने कुछ कहा है तो अच्छा ही कहा होगा, मेरे लिए ही कहा होगा। वहां आपको एडजस्टमेंट के साथ, समायोजन के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ ये सहयोगात्मक, प्रिंसिपल के साथ रचनात्मक है, साथी अध्यापकों के साथ कैसी होगी, सहयोगात्मक। ये डाउट आज ही क्लियर कर लेना। हेडमास्टर गाल काट सके तो बिन थाने के है, रचनात्मक तरीके हैंडल करना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, गलत नहीं होना चाहिए। अगला, विद्यालय समाज का छोटा रूप है, ये कथन है, बताओ विद्यालय समाज का छोटा रूप है क्या? स्कूल है वो समाज का छोटा रूप है क्या? हाँ, विद्यालय है वो समाज का छोटा रूप है क्या? जिनके भी ये सवाल है कि वहां कब आओगे, वहां कब आओगे, तुम्हें क्या रखा है,
तुम या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो या टेलीग्राम पे मैसेज किया करो, दोनों की आईडी है दिनेश आंजना सर। क्लास में डिस्टर्ब मत करो बच्चों को, ठीक है। जिनको नहीं जानना है कि मैं कहां जाऊं और कहां आऊं, वो करे सर आप भले जाना हो जाओ, हमारी क्लास टाइम पे लिया करो, तो उनके लिए फालतू डिस्टर्ब मत करो, जो भी पूछना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी टीम बैठी है, अच्छे प्रकार से हैंडल करती है, आपको हर सवाल का रिप्लाई देगी। अब यहाँ पे बताना है आपको, क्या बताना है, ये सही बात है क्या? तो बिल्कुल मित्रों, सत्य कथन है। विद्यालय क्या है? विद्यालय समाज का छोटा रूप है, इसको लघु समाज कहा जाता है। या विद्यालय लेब होती कि नहीं होती, लेबोरेटरी। थाने के मच्छर खायो, अरे यार मन तो ताव चढ़ गयो, थे दौड़िया दौड़िया किंकन जाओ, हाँ थे दौड़िया दौड़िया जाओ हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल वाला लावे सुई को ठोके गोकर, ओ काटियो खून, इतो ही और वो काट लियो। फिर वो लेबोरेटरी में ले जाए, बिंगो टेस्ट करे कहीं है के मामलो हो है, के अडंगो हो गयो। वो लेबोरेटरी वहां पे परीक्षण किया जाता है कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। डॉक्टर सॉरी बोलेगा या कहेगा कोई टेबलेट वैबलेट गोली गाली दान ठीक कर दियो आदमी ने। उसी प्रकार स्कूल है, ये मित्रों समाज की प्रयोगशाला है, समाज की लेबोरेटरी है, समाज की प्रयोगशाला। टाबर रलियार है, पढ़ाई लिखनी करनी है, आगे जान की बनसी बिंगी टेस्टिंग कटे हुए समाज में बिंगी टेस्टिंग। स्कूल में वे मास्टर जी डंडा मारे, हाथ हुजौड़ा रखे, मतलब छोरों के है लपको है, छोरों के है छोरो लपको है। और नहीं के साहब स्कूल में थारो छोरो है, मास्टर जी घरान केवन के मारसा, अरे हाँ थारो छोरो फलान जी के है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, मतलब वो छोरों के बढ़िया निकल गयो, ठीक है। तो ये क्या है? ये है विद्यालय समाज की प्रयोगशाला। कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीक का प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। क्या ये कह रहे कि कक्षा में हार्डवेयर तकनीक, दो प्रकार की चीजें पढ़ी होगी आपने कंप्यूटर में, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर है, एक ये बोर्ड का एक सॉफ्टवेयर है जिसको नोट बोला जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर इसके मैं हाथ नहीं दे सकता क्योंकि ये तो इसके अंदर है, और ये जो ये बोर्ड है इसके मैं हाथ घिस रहा हूं, कांच के हाथ घिस रहा हूं, तो ये क्या, ये हार्डवेयर है। तो कक्षा में ऐसी कोई भी आप हार्डवेयर चीज बैठाओ, जैसे इस स्टिक के बारे में क्लास में पढ़ाना है बच्चों, स्टिक होती है, उससे टच स्क्रीन पे लिख सकते हैं। तो उस समय आपको ये चीज बताने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता देना चाहिए। क्या थोड़ी इस विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए? क्या बिल्कुल करना चाहिए। मैं सीधो थारकन ले रहा हूं कि टाबरा, तो क्या टाबरा देखो टाबर के गुरुजी के लिए आया थे, जबकि पहले से बता दिया। अभी मैं आपको एक पेन बताऊंगा जो टच स्क्रीन पे चलती है, तो क्या है आप थोड़ा सा उसको देखना, फिर मैं बताऊंगा। देखो मैंने अभी आपके बारे में बताया ना, ये पेन है। पहले सैद्धांतिक ज्ञान देना है, फिर प्रैक्टिकल करवाना है। शिक्षण का नियम कहता है, क्या कहता है, पहले क्या करो, पहले सैद्धांतिक ज्ञान दो, थ्योरी पढ़ाओ, फिर उसका क्या करो, प्रयोगात्मक ज्ञान दो, प्रैक्टिकल कराओ। बी ऑप्शन राइट। अगला, आपने शिक्षक बनना क्यों तय किया बताओ? 2008 से पूछा जाना स्टार्ट हुआ है, आज दिन तक इसने पीछा नहीं छोड़ा। थे मास्टर बनने की क्या सोची भाई, के हो गयो थारे के शो के मान तो मास्टर ही बनना है, के मिलसी मास्टर बनिया हूं, फटाफट से बता दो। जो भी साथी जुड़े सभी क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए। डेली शाम को 5 बजे जुड़ना है, ठीक है। और अपवाड वाला 3 बार के दियो बाबूड़ा थाने आईडी दे दी, बी पर पूछ लो अट पढ़न दो टावरा ने। आपने शिक्षक बनना क्यों तय किया? सारा का सारा झूठ बोला है, अठे हाथ रखो, सारा का सारा थे झूठा बोलो। तो यही तो इस अभिवर्ती का एक नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षण अभिवर्ती क्यों होती है पता है? आपके सिलेबस में शिक्षण अभिवर्ती क्यों है? अभिवर्ती का मतलब सोच। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपकी सोच कैसी है, लेकिन अभिवर्ती एक ऐसी चीज है, हम अगर सामने वाले को झूठ भी बोलना चाहे तो भी पकड़ नहीं सकता। वो हमारी सोच पूछना चाह रहा है। अपने को पता है इन कैदियों के माटी नौकरी ओकड़ी कौन लागने लाग रही, घराला गाल काटे लुगे टबर है, अब क्या करा नौकरी लागनी है, मास्टर बनना है, तो उसको पता अच्छा इसकी रुचि नहीं है, वो नंबर नहीं देगा। लेकिन आप अपनी अभिवर्ती को छिपा सकते हो, ये अभिवर्ती का नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षण अभिवर्ती का नेगेटिव पॉइंट क्या है? या हम जो हमारी मर्जी है वो हम बताएंगे, हम झूठ भी बोल सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे जिनको के शिक्षण कार्य प्रिय है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबको तो प्रिय नहीं होगा ना। थे को गुरुजी पटवारी बना दो, मास्टर के लार धूड़, मास्टर कौन बना, पटवारी बना दो, मान तो थे तो पटवारी बनने तैयार हो जाओगा। रुचि तो बिने गए ना, मन तो पटवारी कौन बनना, मैं तो मास्टर ही बनूंगा। वाह है रुचि भाई, सारा जानो थे, सीईटी आता ही मैसेज करोगा गुरुजी कोर्स सीईटी को है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, रुचि है। ये अभिवर्ती थोड़ी सी क्या है, बदल के बतानी पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताओ शिक्षण व्यवसाय के लिए मास्टर बनने खातिर, मास्टर में बढ़िया मास्टर बनने खातिर कौन सी चीज जरूरी है? शिक्षण व्यवसाय के लिए 12वीं के बाद क्या करें, बिल्कुल इस पे भी वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है। हाँ जरूर इस पे भी भाई, क्या नाम है इसका, भवेश है क्या है, जल्दी कोशिश करूंगा, ठीक है।
सर जी मैं झूठ बोल रहा हूं। अरे सारा झूठ बोलो थे, मैं जानो था ने। शिक्षण व्यवसाय के लिए अध्यात्म महत्वपूर्ण क्या? अध्ययनशीलता हमेशा पढ़ते हुए रहना चाहिए शिक्षण व्यवसाय के लिए। या ऊंची सिफारिशें हैं, मंत्री संतरी की सपोर्ट होनी चाहिए, जनाई थी मास्टर बन सको, बेजमाना गया। उच्च अंकों का प्रतिशत 10वीं 12वीं में थारे बड़ा परसेंटेज होना चाहिए। या शिक्षण अभिवर्ती। अब भाई रे इसका जिसने गलत आंसर बताया ने, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे भाई शिक्षण अभिवर्ती तो पढ़ रहे हैं। ये जो क्लास हो रही है ये किस सब्जेक्ट की हो रही है? थंबनेल माते मोटो सो बोलो नाम लिखोड़ो शिक्षण अभिवर्ती, तो वो तो जरूरी है, उसके बिना तो मास्टर बन ही नहीं सकते। आपकी पढ़ाई के प्रति समर्पण होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति क्या है, अच्छे प्रकार से रुचि होनी चाहिए, तो शिक्षण अभिवर्ती तो होनी चाहिए। शिक्षण के प्रति आपकी रुचि सोच अच्छी होनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन में नहीं होता ना तो करते अध्ययनशीलता की, हमेशा पढ़ते हुए रहना चाहिए, ठीक है। फिर मैं थाने ज्ञान देता हूं कि मास्टर को एक दीपक के जैसा होता है, एक दीपक खुद नहीं जल रहा है तो दूसरे को कैसे जलाएगा रहे। पर वो मौका मन मिलियो को नहीं, तो क्या जाएगा शिक्षण अभी। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है, बताओ नेतृत्व का बुनियादी आधार क्या माना गया है? नेतृत्व अच्छा किस प्रकार से होगा, कौन सा काम करोगे तो ये अच्छे नेता बन पाओगे? बताओ रे, कौन सा काम करोगे तो ये अच्छे नेता बन पाओगे? प्रशंसा, लोगों की बड़ी बड़ी प्रशंसा करो, फेंको। अरे भाई तेरी होड़ी कौन है यार, तेरे जैसो आदमी इकट्ठी कौन देखियो मैं, तो नेता बने रहोगे। हकीकत बात तो यही है। सेवा की इच्छा है, इच्छा मेरी बहुत सारी है, क्या कर सकते हैं, है? समूह का हित, आपके साथ जो लोग जुड़ रखे उनकी भलाई करोगे तो ही नेता बन पाओगे। बिल्कुल सही बात, सी ऑप्शन राइट है। समूह का हित, समूह का फायदा होना चाहिए। हित से पहले भी अगर ऑप्शन में आपको दे देना, इससे भी पहले अगर ऑप्शन में आया हुआ है प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो वो राइट होगा, ध्यान रखना ना। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए कि प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो फिर प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होगा, राइट होगा पहले नंबर पे। वो ऑप्शन में नहीं है तो क्या करो, समूह का हित करो। क्लियर बात, क्लियर। टेलीग्राम आईडी क्या है? टेलीग्राम आईडी भाई टेलीग्राम पे जाके सर्च करना LEHRPATHSALA लहर पाठशाला सर्च करना, टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। फोटो लागोड़ी होगी मूर्ति की, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। छात्र शिक्षा विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। मित्रों बच्चे हैं वो किस अध्यापक को फॉलो करते हैं? छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। बच्चे स्कूल के कौन से मास्टर का अनुसरण करते हैं, कौन से मास्टर को फॉलो करते हैं? जो उनके आदर्शों के समान हो, जो क्या हो उनके आदर्शों से मेल खाता हो कि यार बिल्कुल विचार मिलते हैं, मुझे भी इसके जैसा बनना है। या जो भेदभाव नहीं करे, जिससे मिलना अच्छा लगे, या जो सुंदर हो। बताओ रे, है मैडम को कौन पूछो रे? अध्यापक को पूछो है। अरे अध्यापक में क्या, अध्यापक और अध्यापिका दोनों ही आती है। तो डी वालों टांगे तोड़ दी जाएगी तुम्हारी, है अभिवर्ती साफ झलक रही है। ए बताने वाले सभी राइट है कि जो उनके आदर्शों के समान हो, क्या है, जो उनके आदर्शों के समान हो, जिनसे हमारे आदर्श मिलते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, उन्हीं को तो रोल मॉडल मानेंगे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो इसका मतलब तुम जिन्हें जिन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बैठे हो ना, इसका मतलब तुम उसके जैसा बनना चाहते हो। तो आज छापा मार के तुम्हारी सबकी आइडिया चेक करनी पड़ेगी। आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है? कुशल नागरिकता किसे कहा जाता है बताओ? आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ हो जाएगा? फटाफट से बताओ। एक अच्छी नागरिकता किसे कहेंगे? बिल्कुल टोटल गेमिंग, थैंक यू भाई। 10,000 होने वाले सर। अच्छा सच बताओ यार, है 10,000 होने वाला है क्या? अरे बाबूराज सभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सभी सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। जिसने नहीं कर रखा है लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। अधिकारों को प्राप्त करना, अच्छी नागरिकता वह है, कुशल नागरिकता वह है कि आपके जो अधिकार है उस अधिकारों को आप प्राप्त करो। हैं जब भी अधिकार मांगोगे लड़ाई हो जाएगी। क्या लगता है आपको? हैं पांडव है वो 12 वास के जो अपने क्या है वनवास के अंदर रहे, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास भी रहा, फिर तो सारा मैटर सही हो जाना चाहिए था। दुर्योधन को उसको वापस हस्तिनापुर वगैरह जो भी राज्य इंद्रप्रस्थ दे देना चाहिए था, लेकिन दिया क्या? नहीं, युद्ध हुआ। जब जब अधिकार मांगे जाएंगे युद्ध होगा, ठीक है। बुराई से लड़ना अच्छी बात है। अरे नागरिकता भलो मनक किने के, खुद का काम करो, अपना जो कर्तव्य आप गलत मत करो। आप भला तो जग भला, आप अच्छे हो तो पूरा संसार अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करना। अब बहुत से भाई यहाँ पे आएंगे,
जो क्या कहेंगे, जो मित्रों क्या कहेंगे, सबके कल्याण हेतु चिंतन। सर हमें तो सबका कल्याण करना है। अच्छा, मैं खुद तो गंजी में घूमने लाग रही हूं, मेरे तो पहनने क्या है, मेरे पहनने के लिए तो शर्ट भी नहीं है, और मैं दूसरों को कह रहा हूं तुम सबको कल से एक एक जोधपुरी कोट भेंट मेरी तरफ से, हो सकता है क्या? नहीं। अरे पहले मुझे तो सही होना पड़ेगा है। मैं खुद गलतियां कर रहा हूं, मैं गलतियां कर रहा हूं और आपको कह रहा हूं यार गलती मत करो है, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं गलती मत करो। अरे भाई पहला तू सुधार ले है, पहले खुद को सुधारो, पहले खुद कर्तव्यों का पालन करो। ठीक है, पहले खुद क्या करो, पहले खुद कर्तव्यों का पालन करो, उसके बाद लोगों का कल्याण की सोचो। पहले खुद को अच्छा बनना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है। अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास करने हेतु सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है रे? श्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? कौन बताएगा? फटाफट से छापो। हाँ, आपकी वजह से पास में कॉलेज मिल गई, क्या बात है मेघवंश। हाँ बिल्कुल, आपको मैं जानता हूं। ठीक है, हाँ तो बताओ, अच्छे नेतृत्व के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम कौन सा? अच्छा नेता कहां जाके आप बन सकते हो? स्कूल में जाके अच्छे नेता बनोगे, खेल के मैदान में, घर में, या इनमें से कोई नहीं? देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान है खेल का मैदान। क्या हो जाएगा? खेल का मैदान। आज के बाद ध्यान रखना, विद्यालय नहीं करोगे। अगर आपसे पूछे, बिल्कुल कुणाल जी भाई स्वागत, अगर आपसे पूछे कि अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास कहां से होगा? खेल के मैदान से होगा। खेल का मैदान पहला ऑप्शन देखना है, वो है तो वो राइट है, बस और कुछ नहीं है। बालक यहाँ पे स्वतंत्र रूप से खेलता है, लीडरशिप करती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, अगला क्या है रे? शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे शिक्षक है ना, उसको अपने काम में निपुण होना चाहिए, एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। क्यों भाई? इससे क्या होगा? शिक्षक अपने कार्य में निपुण होगा तो इससे क्या होगा? छात्र शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बच्चे शिक्षक से कुछ ना कुछ जान सकेंगे। बात तो सही है यार, है? छात्र नियंत्रण में रहेंगे, बच्चे कंट्रोल में रहेंगे। अच्छा, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे। हेलो, हाँ जी, क्लास है अभी तो। नहीं 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 नहीं, 7 बजे बाद। अब 7, सॉरी अभी क्लास है। हाँ भाई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट से देखते हैं कौन सही बताता है। क्या हो जाएगा? हैं? क्या पूछा जा रहा है आपसे? एक शिक्षक है, उसको अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। निपुण क्यों होना है? क्या था? निपुण क्यों होना चाहिए? शिक्षक को जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उचित नेतृत्व मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बच्चों को उचित नेतृत्व मिलेगा, मास्टर के मार्गदर्शन में वो कुछ अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, नियंत्रण वालों, तुम हिटलर के लोग हो, हिटलर की प्रवृत्ति के लोग हो, हैं? नियंत्रण में रखेंगे। अरे किसी को कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, खुद की इच्छा होगी तो ही आपका नेतृत्व स्वीकार करेगा, नहीं तो भले आप कितना ही अच्छा पढ़ाओ, अपुटा मास्टर कोजा पढ़ाओ, अच्छा नहीं पढ़ाता है। उसके लिए आपको उससे जुड़ना होगा, उसका अच्छे प्रकार से आप नेतृत्व करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको निपुण होना चाहिए। अगला, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। देखो ये प्रश्न है ना, ये क्या पूछा गया? देखो अब मैं इस प्रश्न को आपको बताता हूं। 2023 के एग्जाम में बीएसटीसी का था या पीटीटी का था, उस एग्जाम में प्रश्न आया कि सीखने हेतु आवश्यक है। सीखने हेतु आवश्यक है, क्या प्रश्न पूछा गया? सीखने हेतु आवश्यक है। फिर ऑप्शन थे ऐसे तत्परता, अभिक्षमता, पाठ्यक्रम, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। उसका सही आंसर क्या था कि भाई तत्परता, तैयार होना जरूरी है आपको सीखने के लिए। तो ये प्रश्न उसी इसी से फॉर्मेट बना है, देख लो। ये अगर आपको आता होगा तो थोड़ा बहुत टप्पा मार के भी आप सही कर सकते थे। क्या अब भाई तुम तो यही गलत कर रहे हो। अरे भाइयों, नए साथी जो भी जुड़े हैं आप डेली जुड़ो। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता रखी है, बीच में क्लास मिस की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें दोबारा देखो। ये चीजें बता रखी, जो डेली जुड़ते हैं उनके सबके ए आंसर आ रहे हैं। देख लो कि सीखने की इच्छा होनी जरूरी है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब घोड़े को क्या है, घास तक ले जाया जा सकता है, जबरदस्ती घास नहीं खिलाई जा सकती। घोड़े की घास खाने की इच्छा होगी तो ही घास खाएगा। घर वाले कूट कूट के आपको स्कूल में तो भेज दिया, लेकिन किसी के अच्छे नंबर आए, किसी के अच्छे नंबर नहीं आए। क्यों? है, जिसकी इच्छा थी, जिसकी रुचि थी, उसने तो क्लास में मास्टर जी को ध्यान से देखा क्या पढ़ा रहा है, और कोई पीछे बैठ के सोच रहा था, है अगर इस क्लास में अगर किसी ने हमला कर दिया तो मैं लड़कियों को कैसे बचाऊंगा, बच्चों को कैसे बचाऊंगा,
हैं, फिर मैं लड़ाई करूंगा और उनको निकालूंगा बाहर और फिर सर मुझे सम्मानित करेंगे, तभी सर चौक मारते हैं किधर ध्यान दे, सर क्या पूछा, मामला मिस्टेक। रुचि, तैयार होना जरूरी है सीखने के लिए। अधिगम का पहला नियम, अधिगम का फर्स्ट स्टेप यही है, आप तत्पर होने चाहिए, आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, आपकी सीखने के लिए रुचि होनी चाहिए। तो क्या है, सीखने की इच्छा होनी जरूरी है, सीखने की रुचि होनी जरूरी है, सीखने हेतु तत्परता होनी जरूरी है, बस यही पहला नियम है। उसके बाद अब आपकी सीखने की नीति नहीं है और जो कह रहे हैं कि प्रभावी शिक्षण तकनीक होनी चाहिए। अच्छा कि सर बढ़िया अच्छे प्रकार से मास्टर पढ़ाना चाहिए, मास्टर कितने अच्छे प्रकार से पढ़ा रहे, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है, मेरी तो इच्छा ही नहीं, तुम बोले मर जा कट जा, तो कैसे सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। पहले अपनी इच्छा होनी जरूरी है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण क्या अच्छा उपाय है, ये कहते हैं। मित्रों जो मास्टर लग गए ना, उनके भी बीच बीच में कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कुछ और नया सीख सके, जिससे कुछ क्या है, जिससे कुछ और अच्छी स्किल डेवलप हो सके। तो ये सही बात है क्या, तो बिल्कुल सही बात है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो अभिमुखीकरण का क्या है, अच्छा उपाय है। इससे क्या है, इससे क्या है, मास्टर जी है वो और कुछ सीखेंगे और आकर क्या करेंगे, बच्चों को और कुछ क्या करेंगे, बच्चों को और कुछ सिखाएंगे। तो जो भी यहाँ पे राइट आंसर बता रहे सी, उन सब का आंसर क्या है, राइट है। हाँ, दिनेश सर का लाडला, चौहान, राधा, अंकिता सबका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो, मित्रों एक अच्छा शिक्षक किसे माना जाता है, आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक माना जाता है जो विद्यार्थियों में उच्च आदर्शों का अनुकरण करने की प्रकृति का विकास करे, जो आज्ञाकारी बनाए बच्चों को, जो ट्यूशन के लिए प्रेरित करे, जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। एक अच्छा मास्टर कौन सा होगा, अगर आपको वो किसी को कॉपी करना सिखा रहा है, इसका मतलब अनुकरण का मतलब है 100% किसी को कॉपी करना, आपको वो कॉपी करना सिखा रहा है तो अच्छा है क्या, नहीं मित्रों। छोटे बच्चे सीखते हैं अनुकरण के द्वारा, आप नहीं। आप में क्या है, खुद सोचने की, खुद निर्णय करने की क्षमता विकसित करें, वही एक अच्छा मास्टर है। आपके अंदर स्वतंत्र चिंतन की, आप खुद सोच के अपना निर्णय ले सको, क्या सही क्या गलत, वो क्या है, अच्छा मास्टर है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। मित्रों मास्टर है उसको क्या है, अपने जो भी स्टूडेंट है उनको समाज में अच्छा स्थान दिलवाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए ना। सर बुक से ना पढ़कर सिर्फ आपकी क्लास देखे तो सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें शर्त है कि क्लास स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले यहाँ आना पड़ेगा और क्लास खत्म होने के 1 मिनट बाद जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे होता है क्या, आप क्या करते हैं मुझे पता है, बहुत से बच्चे आते हैं कि सर पढ़ा तो बहुत हुआ नहीं, फिर मैं लाता हूं बाहर ही पड़ी मेरे सरस्वती माता की तस्वीर, कहता हूं डाल इस पे हाथ रख, हाथ रख, अब पानी लेगा हाथ में, अब सौगन खा, स्टार्ट से एंड तक बता कि एक भी क्लास मिस नहीं की और सारी क्लासें बिना देखे याद थी। वो कहता है सर अब की बार पढ़ूंगा, फिर नहीं हुआ। भाई मैंने ये प्रश्न कराया, तेरे कोई फोन आया, हाँ खाना खा लिया, खा लिया, ठीक है ओके, मैंने दूसरे पे चला गया, अब तुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं पता, ना तेने किताब पढ़ी, किताब पढ़ता तो क्या पता प्रश्न किताब में मिल जाता कहीं ना कहीं, तेने ना किताब पढ़ी ना यहां से पढ़ा और यही एग्जाम में आ गया तो मामला गोल। इसलिए क्या है, मैं कहता हूं कि किताब भी रखो, है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता या मतलब मेरे को खुद पे विश्वास नहीं इसलिए आपको किताब पढ़ने का कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझे आपकी प्रवृत्ति पता है कि आप पूरी क्लास देखोगे नहीं देखोगे, तो किताब होगी तो कम से कम किसी लड़ाई झगड़ा किया है, घरवालों ने पीट पाट के भी बिठा दिया कि पढ़, तो भी एक पन्ना पलटोगे तो कुछ सीखोगे, इसके लिए कहता हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अध्यापक को उचित स्थान दिलवाना तो उन्हें अनुशासित बनाना है, उनमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना है, अधिक शिक्षण करवाए या परिवार व समस्त पृष्ठभूमि बताए। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिकता का, सामाजिक दृष्टिकोण का क्या करेंगे अपन, विकास करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। अगला, आपके कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं तो आप, सही जवाब नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे। मित्रों आपने 40 बच्चों की क्लास में पाठ पढ़ाया है और क्या हो गया, सभी आंसर गलत बता रहे हैं। भाई चलो सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, 100 बच्चे तो 100 के 100 को समझ में नहीं आया, वहां पे 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको हाथों हाथ क्लास में याद हो गया, 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या है एक बार दोबारा पढ़ा दो तो याद हो जाए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे जाके दोबारा पढ़ दे तब याद होता है, कुछ के भले सर तुम कुछ भी कर लो, हम तो यहाँ पीछे वाली लाइन में बैठेंगे मजे कर रहे, नहीं होता याद सभी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगी सभी जवाब नहीं दे रहे, सभी सही जवाब नहीं दे रहे, सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है, मतलब फॉल्ट है साहब, मिस्टेक है।
अपनी शिक्षण विधि का अवलोकन करो, अपना तरीका देखो, अपनी शिक्षण विधि की क्या करो, विधि है, इस विधि की जांच करो और वापस सरल और सुगम्य रूप से उदाहरणों के द्वारा क्या है, उदाहरणों के द्वारा पाठ को क्या करो, दोबारा पढ़ाओ, पाठ का रिवीजन करो, पाठ का दोहरान करो। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप की राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है, बताओ मित्रों। यह प्रश्न भी आया था 22 के अंदर। आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। क्लास के अंदर मास्टर जी को नेतृत्व करना शेयर कर दो रे भाई। राजपूत, संजना, चतुर्वेदी, अंजू, रिंकू सभी फटाफट से क्या क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए। आपकी राय में कक्षा में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। अच्छे प्रकार से नेता बने रहना है, उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है। लज्जाशील प्रकृति, मैं तो देखे मैं कौन करूं, ऐसे करोगे या सर पीछे वाले बुरे नहीं थे भाई, मैं भी पीछे बैठा हूं यार, सॉरी बॉस, मजाक किया यार, समझा करो, ठीक है। पीछे वाले बहुत भले मनुष्य होते हैं यार, बहुत अच्छे होते हैं, तुम सोच नहीं सकते इतने अच्छे होते हैं। मैं भी पीछे बैठा था इसलिए कह रहा हूं, खुद की प्रशंसा करनी चाहिए है। तो साहस होना चाहिए, ऊंचा कद होना चाहिए, या फिर क्या है बहिर्मुखी गुण। तो व्यक्ति में गुण होते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी गुण होते हैं कि अकेलापन है, मिलनसार प्रवृत्ति कम है। बहिर्मुखी मतलब है क्या है, सभी को साथ में लेके चलता है, सभी से मिलता है, सामाजिक व्यक्ति है। तो बहिर्मुखी गुण होने चाहिए। अगर उभयमुखी मिल जाए ना तो फिर उभयमुखी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उभयमुखी मिल जाए तो बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों, क्योंकि बहिर्मुखी गुण है वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। अकेले रहने वाले व्यक्ति वैज्ञानिक बनते हैं, मनोवैज्ञानिक बनते हैं, लेकिन अकेले रह के रील देखने वाले नहीं बनते हैं, रिसर्च करने वाले बनते हैं, पढ़ने वाले बनते हैं, खुद भी मेहनत करने वाले बनते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न बताओ, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। यह कह रहा है कि समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु मास्टर में क्या है, मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों भाई मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्या सही बात है क्या, कुछ नहीं कहा जा सकता वह तो हाल है, नहीं वह तो ही हाल है, या संभवत नहीं, हाँ तो बिल्कुल हाँ। क्या है, मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना मनोविज्ञान के आप बालकों की प्रकृति को नहीं जान पाओगे। बालकों की प्रकृति का पता आपको क्या है, मनोविज्ञान के बिना नहीं लगेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, बताना भाई। आपकी राय में, अब देखो यही प्रश्न मैं कह रहा हूं ना, ये प्रश्न 2 बार आया इसी पेपर में, इसी पेपर में 2 बार आया है। कैसे सर, पीछे अपन ऐसा का ऐसा एक प्रश्न कर सकें, आंसर सेम है, सिर्फ भाषा चेंज कर दी गई है। हाँ सर मैं आपकी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकता हूँ क्या भाई, शेरो शायरी कोई डायलॉग वायलॉग कर सकते हैं, क्लास तो ठीक पता कर सकते हैं क्या, शॉर्ट तो 30 सेकंड का, तो हाँ 30 सेकंड का कर सकते हैं, ठीक है। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, बताओ। एक अच्छा शिक्षक है, उस अच्छे शिक्षक के लिए कौन सी चीज आवश्यक है। अरे सर शिक्षक बनना है, अभिवर्ती आवश्यक है। सबसे पहले अभी पढ़ा था ना कि शिक्षण अभिवर्ती जरूरी है। अभिवर्ती किसे कहते हैं, शिक्षण कार्य के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, यही तो है व्यवसायिक प्रतिबद्धता। यही तो क्या है, यही तो व्यवसायिक प्रतिबद्धता है कि अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अभिवर्ती होनी चाहिए। यही तो है वो। सहकर्मियों में लोकप्रिय फेमस होना चाहिए सभी मास्टरों में। अच्छा अन्वेषक होना चाहिए, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो अच्छा अन्वेषक भी होना चाहिए, बहुत जरूरी, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अन्वेषक होने से पहले समर्पित होना चाहिए। अच्छे अन्वेषक तो, लेकिन बेमन पढ़ा रहे हो, पढ़ाने का मन नहीं फिर भी पढ़ा रहे हो, तो फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए क्या है, प्रतिबद्धता होनी जरूरी है। सबसे पहली बात ये हो जाएगी। मैं प्रतिबद्धता कराऊं इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों नहीं होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो अपन टिक करते हैं, सी, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार सही होता है। स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों हेतु अपेक्षित है, बताओ। स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों हेतु कौन सी चीज अपेक्षित है। स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंध बनाने हैं, उनके लिए कौन सी चीज जरूरी है। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ेगा। अब रिलेशन बनाने हैं, समाज में जाना पड़ेगा, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा। पता करो भाई कल शादी ब्याह कहां पे है, कहां पे भंडारा है, नागौरी कहां पे नाच रही है। या फिर दूसरों की प्रशंसा करो। सर अच्छे संबंध बनाने, सामने वाले की इतनी प्रशंसा करो, वो चलने के बाद भले गाड़ काटो, लेकिन सामने इतनी प्रशंसा करो, बिल्कुल बहुत बढ़िया संबंध बनेंगे मित्रों। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई प्रशंसा करे तो तुरंत फुदकना नहीं है। प्रशंसा के नीचे अक्सर मतलब की नदियां बहती है। उस व्यक्ति का कोई ना कोई आपसे काम है, लेकिन सभी का नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। पहल कर सहायता करना, शुरुआत करो, लोगों की हेल्प करो। वो आपकी सहायता नहीं कर, यूं नहीं कि उसने मेरी सहायता नहीं की मैं क्यों करूं, नहीं, आप शुरुआत करो। पहल का मतलब यहाँ पे शुरू करना, सहायता करना। आप आगे बढ़ के दूसरों की क्या करो, सहायता करो, ठीक है। एप्पल नहीं होगा यहाँ पे कि सामाजिक कार्यक्रम है मतलब तुम भंडारे में जाएगा,
तो तेरे संबंध अच्छे बन जाएंगे। भंडारे में जाती तेरे को दाल की बाल्टी पकड़ाएंगे हैं, फिर तू घर पे फोन करेगा, मम्मी मैं बड़ा हो गया है, पहले मेरे को क्या है झूठी थालियां उठाने का कहते थे, आज मेरे को दाल की बाल्टी पकड़ाई है। उससे कितने का संबंध बढ़ेगा? नहीं। दूसरों की सहायता करो, दूसरों की हेल्प करो, वो कहेगा यार बंदा बढ़िया अच्छा है, ठीक है। और मांगने पर मदद करना, बिना मांगे मदद करो तुम, तो सी ऑप्शन राइट है। पहल करके क्या करेंगे? सहायता करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार, आपके अनुसार अध्यापक का प्रमुख कार्य है, बताओ आपके अनुसार मित्रों अध्यापक का प्रमुख कार्य क्या है? ये पूछा गया। प्रमुख कार्य, मेन कार्य क्या है? एक मास्टर है, उसका मेन काम क्या होता है? बताओ। हैं? हाँ, अर्पिता, राजवीर, भैरू, सुमन, मीरा, सभी का राइट है, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीरा का तो भाई बी स्टेशन सिलेक्शन हो रखा है ना, है? फिर भी क्लास देख रहे हो आप। अकादमिक कोर्स पूरा कराना, बच्चों का कोर्स है, बच्चों का सिलेबस है, वो पूरा करवाना। केवल ज्ञान का विकास करना, केवल शब्द आए तब उसको टिक मार दिया करो अलग गलत के। संस्था में राजनीति करना, राजनीति में तो मास्टर को सक्रिय रहना ही नहीं चाहिए, सक्रिय नहीं रहना चाहिए। आप किसी भी पार्टी का झंडा उठा के नहीं चल सकते, सीधा ट्रांसफर होगा, मिलोगे नहीं, ठीक है। डूंगरपुर से डालेंगे गंगानगर जाते, और राजनीति का शिकार हो जाओगे, फिर अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाओगे। अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, बिल्कुल शिक्षक का है, शिक्षक का कार्य है अच्छे और भावी नागरिकों का निर्माण करना, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक मेले में मेरी प्राथमिकता रहेगा। मित्रों आप गए मेले के अंदर, कहां गए? मेले में। मेला है किताबों का। पुस्तक मेले के अंदर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे? पुस्तक मेले में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सामाजिक साहित्य की किताब लाओगे, बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें लाओगे, लघु कहानियों की लाओगे? तो लाने को तो सभी ला सकते हैं, उपरोक्त सभी राइट है, लेकिन 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 डी वालों यही समझा रहा हूं, सर की पेन यहां गई, ऐसे किया उधर डी आया। अरे सुन तो लो, लाने को सभी ला सकते हैं, सभी किताबें सही है। लघु कहानियों से कुछ शिक्षा मिलेगी, सामाजिक साहित्य से समाज की जानकारी मिलेगी, बाल मनोविज्ञान से बच्चों की जानकारी मिलेगी, लेकिन एक शब्द दिया है प्रश्न में, प्राथमिकता। प्राथमिकता का मतलब है पहले नंबर पर किसे रखोगे? तो पहले नंबर पर तो सभी को कैसे रख सकते हैं? पहले नंबर पे तो कोई एक रहेगी ना, तो इन तीनों में से कोई एक लानी है, तो बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें लाएंगे। क्या लाएंगे? बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें लाएंगे, जिससे में बच्चों की जानकारी होगी। तो प्राथमिक पूछा, प्राथमिक का मतलब क्या है? पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? पहली पसंद क्या होगी आपकी, ठीक है। पहली पसंद क्या होगी बताओ, उसके बारे में पूछा, तो बाल मनोविज्ञान की पुस्तकें। आपकी राय में नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होती है? बताओ। एक नेता है, वो समूह में क्या होता है? फटाफट से बताइए। प्रश्न बड़ा अच्छा है, ऑप्शन है वो कंफ्यूज करने वाले हैं, फटाफट से बताइए, फ्यूज होना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे रखे। देखो, नेता समाज का मालिक, समूह का मालिक नहीं होता है, कभी मालिक नहीं बनना है, शासक नहीं बनना है, तानाशाह तो बिल्कुल नहीं बनना है। अब सर प्रतिनिधि होता है या पथ प्रदर्शक होता है? तो देखो, नेता है वो समूह का प्रतिनिधि है, लेकिन पथ प्रदर्शक ऑप्शन में दिया हुआ, हम राइट करेंगे पथ प्रदर्शक को। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। क्या है? नेता समूह का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पे वो करता क्या है? समूह का मार्गदर्शक करता है। पथ प्रदर्शक, पथ ने कह है हिंदी में, मार्ग ये पर्यायवाची है। प्रदर्शक, प्रदर्शक का मतलब है दर्शक, मार्गदर्शक, ऐसे मानो मार्गदर्शक है, तो बिल्कुल समूह को रास्ता बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखो, अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करोगे? ये करोगे, मतलब 2 नंबर पे ये रखना है, ठीक है। और पथ प्रदर्शक दिया हुआ है तो क्या करोगे? पथ प्रदर्शक को सही करोगे, पहले नंबर पे पथ प्रदर्शक रखोगे, ए ऑप्शन राइट है। नेता समूह का पथ प्रदर्शक है, लेकिन पथ प्रदर्शक सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो प्रतिनिधि है। अगला सवाल, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता व सृजनात्मकता चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी मित्रों, बहस करवानी है ना, तो वो मतलब कुछ भी बोलते हैं, फैक्चुअल ज्ञान होना चाहिए। तार्किक योग्यता का विकास करना, वो अच्छा सोच सके, बातों से नहीं तर्क से लड़ाई लड़ सके, उस तार्किक योग्यता का विकास करवाना है। और सृजनात्मक चिंतन, ये था सही, तो ए भी तो किया है ना, ए ही तो किया है भाई, ए नहीं हो तो भी करना है, ठीक है। तो क्या है? तार्किक योग्यता और सृजनशीलता का विकास करवाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? समूह परिचर्चा, बच्चों के बीच में क्या है? ग्रुप डिस्कशन कराओगे,
या सेमिनार रखोगे, वाद विवाद कराओगे या प्रवचन दोगे कि देखो भाई बाबा बालकनाथ जी कह रहे हैं, सुन लो फटाफट से, ऐसे ऐसे करना। सर वाद विवाद कराएंगे या समूह परिचर्चा? समूह परिचर्चा कराएंगे। बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, कुछ नए विचार मिलेंगे जिनसे उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। और बच्चा अगर अकेला है, समूह मिलन से डरता है, तो वो भी क्या है, दूर हो जाएगा। समूह परिचर्चा कराओगे। क्या कराओगे? समूह परिचर्चा। सेमिनार का मतलब एक प्रकार से गाइडेंस होता है उनको कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ठीक है, सृजनात्मकता का विकास करना है, कहने से कुछ नहीं होगा, बच्चे को खुद को करना पड़ेगा। सृजनात्मकता है वो स्वतंत्र वातावरण की उपज है, भय मुक्त वातावरण की उपज है, तो बच्चे को खुद करना पड़ेगा। समूह परिचर्चा। अगला, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? मास्टर क्लास में प्रश्न पूछता है ना, पूछता है सर, घनी देन है, क्या करा है। तो प्रश्न पूछने के पीछे मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? मास्टर ने देखा ये बच्चा नींद ले रहा है, वो आपको गाली नहीं निकालेगा, वो सीधा आपको गया है किधर ध्यान है, सामने नहीं देख सकता, फिर कहीं खड़प अभी क्या पढ़ाया बता। क्यों पूछा उसने? क्योंकि आपका ध्यान नहीं था क्लास में। मतलब वो क्या चाहता है, आप कान खड़े करके देख रहे हो मास्टर को, गुरु गुरु पढ़ाओ भी नहीं, कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये बच्चा ध्यान रखना समझ रहा है, उसको लगा यार ये पता नहीं किधर किधर देख रहा है, मजा नहीं आ रहा, खड़ा हो जा, प्रश्न पूछा, उत्तर बता, अभी क्या पढ़ा या पूछ लेगा। मतलब वो आपको एक्टिव रखना चाहता है क्लास में, वो क्लास में आपका क्या है, एकाग्र रखना चाहता है, वो क्लास में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। क्या करता है मास्टर, क्या करना चाहता है, क्लास में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो भी बी बता रहे वो क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, बताओ भाई शिक्षा से क्या विकसित होती है? अभी जो उत्तर बता रहा हूं वही सही मानने, अपडेटेड उत्तर है। ठीक है, आपकी राय में शिक्षा से क्या विकसित होती है? शिक्षा से बुद्धि आती है, योग्यता आती है, परिपक्वता आती है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, शायद दूसरी या तीसरी संघर्ष सीरीज थी अपनी, इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासें देखनी। मैंने कहा दोबारा मैं नहीं करा रहा हूं, एक बार करा दिए वो क्या है, फिर अपन आगे बढ़ रहे, क्योंकि अपने को सारा पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ाया था कि परिपक्वता किसे कहते हैं? परिपक्वता होती है जन्मजात। इसको बताया था कि जन्मजात होती है, अपन ने अधिगम में पढ़ा था कि परिपक्वता के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उसको अपन अधिगम नहीं कहते, परिपक्वता अधिगम नहीं है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता जन्मजात है, आपकी उम्र के साथ साथ अपने आप ये परिपक्वता आती है, जन्मजात होती है। किसी काम को कर सकने की क्षमता, आप किसी काम को कर सकते हो, आपकी क्षमता है परिपक्वता। लेकिन शिक्षा से क्या है, बुद्धि का विकास होगा है। अगर आप ज्ञान ग्रहण करोगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, अगर आप ज्ञान ग्रहण नहीं करोगे तो नहीं। लापरवाह आरजे क्लास डेली लिया कर भाई, और तू तो लेता भी है, इसका मतलब बिना देखे याद है नहीं है तेरे को, तो याद किया करो। एक लाइन लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी? लिखाई थी। क्या लिखाई थी? कि परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। पीछे की क्लासें खंगाड़ो, पढ़ाया हुआ है, तो परिपक्वता नहीं होगी। ठीक है, परिपक्वता के फलस्वरूप जो परिगम अधिगम बच्चे ने कुछ नहीं सीखा। परिपक्वता तो जन्मजात है, परिपक्वता अपने आप आएगी जैसे जैसे बड़े हो जाओगे। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, परिपक्वता को ऐसे मानो कि पहले आपसे घरवाले कहते थे कि 5 किलो पानी की बाल्टी उठा, आपसे नहीं उठती थी क्योंकि आप छोटे थे। फिर आपने शिक्षा ग्रहण की और 5 साल बाद आप 10 किलो की बाल्टी, मैं तो पढ़ाई की इसलिए वो उठी, क्या नहीं? तो अपने आप है, ईश्वर की देन है। धीरे धीरे बड़े हो गए, क्षमता बढ़ी, किसी काम को आसानी से कर सकते हो। पहले 5 किलो का वजन नहीं उठता था, 15 किलो का उठा सकते हो, तो वो तो आएगा। लेकिन बुद्धि, छोटे थे, बुद्धि नहीं थी, स्कूल मत जाओ, शिक्षा ग्रहण मत करो, बुद्धि अपने आप बढ़ेगी क्या? नहीं, बुद्धि के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप ज्ञान ग्रहण करेंगे, आप आसपास के अनुभव देखेंगे, तब आपके अंदर बौद्धिकता का विकास होगा। ऐसे इसको क्या करो, सेट करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है? बताओ, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है? अगर आपको अच्छा पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ा पाओगे? क्या करना पड़ेगा? प्रभावी शिक्षण अच्छा पढ़ाने के लिए, बच्चों के आराम से समझ में आ जाए, सीधा यहां से घुसेर यहां पैक हो जाए, बाहर नहीं निकले। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फटाफट से बताइए। विद्यार्थियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करो, पाठ्य वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। आपकी जो विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु का मतलब विषय, आपकी जो विषय, आपका जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट पे अच्छा अधिकार होना चाहिए और संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं तो बहुत समय से पढ़ा रहा हूं, अनुभव है। यहाँ प्रशिक्षण होना चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग। तो देखो, ट्रेनिंग आपने जब बीएड की, आप जब बीएसटीसी करोगे, बीएड करोगे, आपकी स्कूल के, आपकी कॉलेज में 50 सीटें होगी, 100 सीटें होगी, सभी वो बीएड करेंगे। लेकिन वो सभी बच्चे जाके पढ़ाएंगे क्या? नहीं। कोई कहेगा मैं तो बॉम्बे काम करता हूं, बीएड के एग्जाम देने आया हूं। प्रशिक्षण क्या है? अनुभव। अनुभव जरूरी नहीं, कोई अगर 50 सालों से पढ़ा रहा लेकिन उसने प्रोग्रेस नहीं किया, कुछ नहीं, काम नहीं आएगा। अच्छा नहीं पढ़ाता तो अनुभव क्या काम का? अनुभव से भी ज्यादा चीज मैटर करती है, पाठ्य विषय वस्तु पर अधिकार। आपको विषय अच्छे से आता है, आप उस विषय को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, दैट मीन्स आप क्या है? प्रभावी शिक्षक है। अगला,
आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार में आवश्यकता की प्राथमिकता किसको देंगे? मित्रों क्या है, ये प्रश्न है कि आपके मतानुसार वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार करना है, तो सुधार तो हर चीज में किया जाना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले किस चीज में सुधार होना चाहिए? प्राथमिकता का मतलब होता है कोई एक चीज सिलेक्ट करनी जिसमें सबसे पहले आप काम करोगे, ठीक है ना। हाँ, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करोगे, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव करोगे, पाठ्यक्रम में अधिकाधिक प्रयोग करोगे या पाठ्यक्रम में बदलाव करोगे? तो पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए एनसीएफ 2005 लाया गया था, तो अगर उसके पर्पज से प्रश्न पूछा गया है, अब देखो आंसर की इसकी जारी होती नहीं है, ठीक है, इसकी आंसर की जारी होती नहीं है क्या विभाग पीटीटी के तो अब होने लग गई है, ठीक है, तो शायद इस बार बीएसटीसी की भी हो, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। तो अगर एनसीएफ 2005 के पर्पज से पूछा गया तो एनसीएफ 2005 में इस पाठ्यक्रम के बदलाव पर ही जोर दिया गया था कि पाठ्यक्रम को कैसा करना है, पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको अप्लाई करने के बाद पूछा गया तो फिर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, पाठ्यक्रम वाला क्या है, एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा में संप्रेषण, ये प्रश्न मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था, 21% जनता गलत आंसर बता रही है। अब बताओ उसका कैसे चयन हो सकता है, कैसे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, कैसे सिलेक्शन हो सकता है? 21% लोग गलत आंसर बता रहे हैं तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है? क्यों, क्या बता रहे सर वो? संप्रेषण मित्रों क्या है, कला एवं विज्ञान है। संप्रेषण क्या है, कला एवं विज्ञान है। बच्चे कह रहे नहीं है, सर ने शायद गलती से गलत बताया है, हमने तो भाषाई आदान प्रदान पढ़ा, तुमने कहां पढ़ा भाषाई आदान प्रदान, एक बार मेरे को भी बता देते, मैं भी दोबारा सोचता है। संप्रेषण क्या है, कला और विज्ञान है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये क्या है, कला और विज्ञान है, आर्ट एंड साइंस है। अगला, विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं, बताओ भाई। जो विचार गोष्ठी है, इस विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं? विचार विमर्श करने, गोष्ठी का मतलब है एक टीम है, एक प्रकार से मानो कि लोगों का समूह है, लोगों के समूह आपस में बैठ के विचार। एक क्वेश्चन है गया 2023 में, एक क्वेश्चन से रह गया, कोई बात नहीं, इस बार मेहनत करो, बढ़िया अच्छे प्रकार से हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, विचार गोष्ठी, लोग बैठे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, द्विपक्षीय है, एक पक्षीय है, बहुपक्षीय या संभवतः बहुपक्षीय? लोग बैठे हैं, पूरा समूह है, विचार गोष्ठी मतलब एक कोई समूह है और समूह के बीच में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। समूह किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक लोग उसको समूह कहते हैं, तो दो भी हो सकता है और दो से अधिक है, तो दो से अधिक वाला को सही भाई बहुपक्षीय होगा, क्या होगा, बहुपक्षीय हो जाएगा, ठीक है। तो विचार गोष्ठी कैसी होगी, बहुपक्षीय। अब जो कहता रहे ना कि संभवतः बहुपक्षीय होगा, क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्या लगा जो आपने संभवतः बताया? आप है ना यहां से आंसर बताते हो, इमोशनली हो गया आंसर मत बताओ, सर ये अच्छा लगा थोड़ा क्योंकि इसमें संभवतः आया है। अब भाई तो तार्किक सोचो, ऐसा क्या है इसमें जो मैं इसको कर रहा हूं सही, बाकी वाले क्यों नहीं है, ये सोच के आंसर करोगे ना, उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल। क्या है कि भाई विचार गोष्ठी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, संभवतः क्यों, यस बहुपक्षीय होगी। दो पक्ष वालों को भी तो अपन बहुवचन कहते हैं ना, कि दो या दो से अधिक, ठीक है। जैसे अपन बहुवचन किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक लोग हैं, तो उसे बहुवचन कहते हैं, दो या दो से अधिक मतलब बहुपक्षीय हो गया, ठीक है। अगला, अध्यापक के नाते आपकी राय में सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रभावी साधन है, बताओ। आपकी राय के अंदर, आपकी राय में अध्यापक के नाते सामाजिक बुराई को दूर करना है, सामाजिक बुराइयों को आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? सामाजिक बुराइयों को दूर करने का जो प्रभावी साधन है, वो प्रभावी साधन कौन सा है? रीट की क्लास लगाओ, बिल्कुल रीट की क्लास भी लगाएंगे, थोड़ा सा समय खींचिए, ठीक है। अभी ये लग रही है, इसके लिए भी ईश्वर का शुक्र है, ठीक है। हाँ, रीट की भी लगेगी, चिंता मत करो। मुझे पता है बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर बीएसटीसी में हमारा सिलेक्शन तो हो गया, आपसे पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी क्लास देखने का मन करता है। तो साइकोलॉजी रीड में भी आती है, अगर नींव तैयार होगी तो पढ़ने में मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करोगे, आप सामाजिक परिवर्तन से करोगे, कानूनी प्रावधान से इनमें से कोई। मित्रों, शिक्षा के द्वारा ही सुधार संभव है। आप कितने नियम बना लो कि चोरी नहीं करनी है, जिसके अंदर शिक्षा नहीं होगी, जिसको करनी होगी वो तो करेगा ही करेगा। आप कितने कानूनी प्रावधान कर लो कि चोरी की तो हम जेल में डालेंगे, ये सजा होगी, है प्रावधान है ही, कानूनी प्रावधान है कि भाई आप चोरी नहीं कर सकते, डकैती नहीं कर सकते, लूट नहीं कर सकते, इसके लिए आईपीसी की धारा बना रखी है, फिर भी लोग चोरी करते हैं, क्यों? शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज में सुधार संभव नहीं है। तो क्या है, शिक्षा होनी क्या बहुत जरूरी है लोगों में। अगला सवाल है, यदि एक छात्र सिगरेट पीता है तो आप क्या करेंगे? पूछेंगे सर कौन सी पी रहा है, मिंट वाली है बिना मिंट वाली है? क्या करोगे भाई बताओ। यदि एक छात्र क्या करता है, सिगरेट पीता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी अवहेलना करेंगे, देख भाई गलत काम है?
ऐसा करने से होने वाले नुकसान उससे बताएंगे कि देख तू ये सिगरेट पी रहा है, इससे तेरी जिंदगी के कितने दिन कम हो रहे हैं एक सिगरेट से, या उसे सजा देंगे या उसके माता पिता को सूचित करेंगे कि आपका बेटा सिगरेट पी रहा है। तो पहली कंडीशन है कि मैटर को अपने हैंडल पे, अपने स्तर पे हैंडल करने की कोशिश करो। तो वो है कि भाई पहले उसको समझाएंगे, ऐसा करने से होने वाले नुकसान बताएंगे, मतलब एक प्रकार से पहले कोशिश करेंगे कि उसको समझाएंगे। फिर भी वो कहते हैं कि मैं तो मेरे घर की पीता हूं, फिर कहेंगे ले फिर तेरे घर पे ही बात कर लेते हैं, घर की पीते हैं तो ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या विचार है। मित्रों, विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम के साथ साथ में दूसरी क्रियाएं कराई जाती है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहा जाएगा जिन्हें। विद्यालय में इस पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या विचार है। हिंदी भी पढ़ाओ, मैंने कहा अरे देवता एक हो रही है वो अच्छे से होगी, फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे, तीसरी स्टार्ट करेंगे। अभी 2 क्लासों का ही सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा, आज जीके की नहीं हुई है, व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो धीरे धीरे 2 की व्यवस्था बनी। हाँ, 2 में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तब तीसरी शुरू की जाएगी ना। इस चीज को समझा करो है। 100 जगह एक साथ हाथ नहीं डाला जा सकता, एक काम सही व्यवस्थित हुआ, मतलब बिना अव्यवस्थित करना हो तो मैं भी करता हूँ। वीडियो अपलोड करने हो तो मेरे को जैसे से रात को 2 बजे टाइम मिला, 2 बजे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। फिर आप पूछोगे सर टाइम टेबल बनाओ, फिक्स टाइम रखो, फिर वो फिक्स वाला नहीं हो पाएगा। क्लासें सारी लगवा दूंगा, फिर फिक्स टाइम टेबल वाला सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिक्स करना है तो धीरे धीरे व्यवस्था बनेगी। यहाँ पे ए बता रहे हो आप, तो देखो पाठ्यक्रम सहगमी, पाठ्यक्रम में जो चीज किताब में पढ़ रहे हो आप, उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी कराई जाती है। विद्यालय में डैस्टर प्रतियोगिता होती है, विद्यालय में SUPW कैंप होते हैं, विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये पाठ्यक्रम के साथ साथ सहगामी साथ चलने वाली क्रियाएं ये होनी चाहिए। क्या विद्यालय की एक आवश्यक गतिविधि के रूप में होनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये स्कूल में कराई जानी चाहिए, बिल्कुल। पाठ्यक्रम में आंशिक रूप से शामिल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। यहाँ आंशिक का मतलब जो है ना, ये आंशिक देख के यहाँ पे आप फिदा हो गए, अच्छा ये राइट है। अरे भाई आंशिक का मतलब है थोड़ा कम, ठीक है। विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति को नुकसान पहुंचाती है, विद्यालय का वातावरण नष्ट करती है, तो ये 2 तो सीधे ही नेगेटिव है। अब आंशिक होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए, आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इससे बच्चे को बाह्य वातावरण का ज्ञान मिलता है, बाह्य वातावरणीय ज्ञान प्राप्त होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है, सामाजिकता का विकास होता है। कितने प्रश्न कराओगे सर, पेपर में कितने आए थे आपके? पुराना साल का पेपर है, पिछले वर्ष का पेपर कर रहे हैं, पेपर में तो 50 आए थे। तो फिर चलो चल मेरी घोड़ी टिक 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 है। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। मित्रों, ये करा है कि मास्टर जब क्लास में बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों की प्रशंसा करो, बच्चों को मोटिवेट करो, बच्चों का प्रोत्साहन करो, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। कब करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, जब जब आवश्यकता हो तब करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, सतत रूप से करना चाहिए। तो सतत रूप वाला भी सही है भाई, सतत रूप से भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बढ़िया चीज है कि प्रशंसा की कब आवश्यकता, हमेशा प्रशंसा तो नहीं कर सकते बच्चे की है। बच्चा किसी की टांग तोड़ के आ गया स्कूल में दूसरे बच्चे की, आपने कहा सतत रूप से लगातार रूप से बच्चे को प्रोत्साहन करना चाहिए, बच्चा कल और तोड़ेगा। आवश्यकता अनुसार जब जब लगे यस अब बच्चे को मोटिवेट करने की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उसको क्या है, अभिप्रेरित करना चाहिए। अगला सवाल, स्वयं को व्यवसाय के साथ आत्मसात करने का कार्य व्यर्थ। ये कह रहा है कि आप खुद को इस शिक्षण व्यवसाय में समर्पित कर रहे हो ना, आप कह रहे हो ना कि हम सर अच्छे प्रकार से समर्पित होके अच्छे प्रकार से क्या करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे, ये व्यर्थ है, ये फालतू की बात है। बताओ ये कथन सही है क्या? ये कह रहा है कि आप जो ये बातें कर रहे हो, जो वादे कर रहे हो, जो कस्में खा रहे हो कि हम क्या है शिक्षण व्यवसाय को पूर्ण रूप से समर्पित होकर करवाएंगे, ये बात तो गलत है। गलत है क्या? ये बात जो कह रहा है कि ये फालतू बात है, ये फालतू बात नहीं है, ये सही बात है। ये शिक्षण की अभिवृत्ति में होती है, ये शिक्षण की प्रतिबद्धता में है, ये शिक्षण का क्या है, ये शिक्षण का समर्पण है अपने छात्रों के प्रति, छात्रों के अभिभावकों के प्रति, विद्यालय के प्रति, इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, अपने उच्च अधिकारियों के प्रति, इस सरकार के प्रति क्या होता है, समर्पण होता है। तो ये गलत बात कर रहा है भाई, असत्य बात कर रहा है, डी ऑप्शन राइट है। झूठी बात है ये कि अब जो यहाँ पे ए बता रहे हैं कि आंशिक असत्य, सर थोड़ा सा गलत है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि क्या है, हाँ बिल्कुल फालतू की चीज तो नहीं है, पर है फालतू ही है, थोड़ी सही है। ये कौन सी बात हुई भाई साहब, आंशिक सत्य क्यों बता रहे हो? आंशिक असत्य पूरा है असत्य है, एकदम रफ बात, एकदम फैल बात है। आप जो आंशिक असत्य बता रहे हो ये कहना चाह रहे हो हाँ सही बात है यार, फालतू का काम है। फिर फालतू का काम है, जैसे फालतू के काम की आप परीक्षा क्यों दे रहे हो, एग्जामिनर पूछेगा। जब मास्टर बनना फालतू का काम है तो आप ये फालतू काम क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा अभिवृत्ति को झूठ बोल के छिपाया जा सकता है, इसका नेगेटिव पॉइंटर, कभी कभी नेगेटिव पॉइंटर का भी बड़ा अच्छा फायदा उठाते हो आप, ठीक है। तो कि सर क्या है, गलत बात है।
अगला, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, बताओ। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को क्या करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, बताओ। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को क्या करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे? शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को क्या करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे? बुद्धि के स्तर विकसित करने हेतु बच्चों कहेंगे बुद्धि बढ़ाओ, बादाम खाओ, या स्वावलंबी बनने हेतु। स्वावलंबी का मतलब है आत्मनिर्भर, किसी के भरोसे नहीं रहना, खुद कुछ कार्य कर सको, स्वतंत्र रह सको, उच्च शिक्षा ग्रहण, आगे की पढ़ाई करो तुम, या क्या है अविवाहित बने रहते हो कि शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? हाँ, बी आंसर बिल्कुल सबका राइट आ रहा, पूजा जी वगैरह। स्वावलंबी बनने हैं तो क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है, लो भाई, सीखने के लिए कौन सी चीज आवश्यक है इन चार चीजों में से? आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या चीज आवश्यक है? 3 बार आ गया प्रश्न। सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। तो सबसे पहले जिज्ञासा होनी जरूरी है, बिना जिज्ञासा के आप कोई चीज नहीं कर सकते। रुचि, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, आपकी सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न, आपकी राय में जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है, आपको जीवन में सफल होना है, कौन सी चीज जरूरी है? कहते हैं ना कि अपने भाई हैं जो लोग है वो कहते हैं, बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि समय से भी आगे चलो, कोशिश ये करो कि जो टाइम है ना, इस टाइम को पहले से समझ लो कि आगे ऐसा टाइम आने वाला है और उसके अनुकूल अभी से अपने को बना लो। लेकिन वो नहीं कर पाओ ना, तो कम से कम कोशिश इतनी करनी है कि समय के साथ में चल सको, समय से पीछे मत चलना, समय से आगे बढ़िया तरीके से प्लानिंग करो। लेकिन वो नहीं कर पाओ तो कम से कम समय के साथ में चलना है। सर समय के साथ में चलने का क्या मतलब, देख लो, परिस्थितियों से समायोजन, जो परिस्थिति उसके साथ एडजस्टमेंट करना सीखो, समायोजन करना सीखो, हर वातावरण में अनुकूलित होना सीखो, ढलना सीखो, भाग्यवान होना चाहिए, प्रतिभाशाली परिवार से जुड़ा होना, या फिर क्या है अधिक रुपए पैसे होने चाहिए आपके पास। सही बात है यार, क्या हो जाएगा? परिस्थितियों से समायोजन, ठीक है। जो परिस्थितियां हैं उनके साथ आपका अच्छा समायोजन होना चाहिए, तभी आप सफल बन पाएंगे, ठीक है। सर कैसे? इसको थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल लेते हैं जिनको समझ में नहीं आया। मैं कहूं कि खुश रहने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो अभी आप क्या कहोगे? सर अभी तो हमारे रूम में एक एसी होनी चाहिए, बहुत गर्मी पड़ रही है, एक कूलर होना चाहिए, ठीक है। ये एक हमेशा लागू रहने वाली कंडीशन है क्या? नहीं। सर्दियों में कहोगे अरे यार कूलर पंखे को दूर रखो, हीटर लगाओ, परिस्थिति बदली, एडजस्टमेंट बदला, चीज बदली, आप उसमें खुश रहोगे, अभी उसमें खुश हो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व, मित्रों जीवन में जागरूकता का क्या महत्व है बताना। जीवन में जागरूकता का क्या महत्व है, सजगता का क्या महत्व है? सजगता का मतलब है जागरूकता। जीवन में आपको जागरूक क्यों रहना चाहिए, आपको आसपास की चीजों की क्यों जानकारी होनी चाहिए, इससे क्या फायदा होता है? पीटीटी एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, पूरी की पूरी कोशिश है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन आ रहा है कि सर जागरूकता है वो स्कूल और संस्थानों के अंदर, शिक्षण संस्थानों के अंदर जरूरी है, या पूरे जीवन में जरूरी है, या परिवार में जरूरी है, आवश्यक नहीं है? अरे आवश्यक है, समग्र जीवन के अंदर क्या है, समग्र जीवन में आपको जागरूक रहना है। आपको क्या है, चेतना व जागरूकता पूछा जाता है कि चेतना व जागरूकता आवश्यक है, ऐसा प्रश्न आता है कि चेतना व जागरूकता आवश्यक है, तो ये आवश्यक है समग्र जीवन के लिए, ठीक है। अगला सवाल, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है, शिक्षा क्या है भाई? वर्तमान में हम शिक्षा को क्या मानते हैं? आधुनिक का मतलब अपन ही है भाई, मॉडर्न तो है। आधुनिक जीवन के अंदर शिक्षा को क्या माना जाता है, फटाफट से बताइए। शिक्षा क्या है? क्या हो जाएगा शिक्षा? व्यवसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, व्यवसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन शिक्षा है, चेतना उत्पन्न करने का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, व्यक्तित्व निर्माण का साधन है। शिक्षा मित्रों क्या करती है? आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आपके चरित्र का निर्माण करती है। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट होगा। जिसने डी बताया वो सही जा रहे हैं एकदम, ठीक है। एक बात बताऊंगा, रुक जान सभी, ठीक है, एक बात बताऊंगा सभी, ठीक है। हाँ सर जल्दी पढ़ाओ, फोन चार्ज होने वाला, ये भी मेरी गलती है, चार्जर दोहरे को इसको है। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण व श्रद्धा है, ये कथन है। मित्रों आपको व्यवसाय में आप प्रतिबद्ध कब रह पाओगे? अपना कार्य पूर्ण कर्तव्य के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कब कर पाओगे? जब आप उस कार्य को लेकर समर्पित हो, आपकी उस काम में 100% श्रद्धा है?
तो ये बात सही है क्या? आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य, असत्य, आंशिक सत्य, सत्य। तो एकदम सही बात है, 100% सही बात है कि व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार क्या है? समर्पण है, श्रद्धा है। डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप उसका अच्छे प्रकार से क्या कर सको? रिवीजन कर सको। जो जो गलत हुए हैं उनका एक बार फिर से लिख लेना और अच्छे प्रकार से क्या करना? रिवीजन कर लेना। तो लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको क्या कर लो? ज्वाइन कर लो, ठीक है, ऐप में। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस शिक्षण अभिवर्ती को लेकर अपन यहां पे जुड़ेंगे। आपके सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के अंदर आपका टॉपिक का नाम क्या है? सबसे पहले उसकी बात आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस का नाम क्या दे रखा है। तो मित्रों, आपके सिलेबस का नाम दे रखा है शिक्षण अभिवर्ती। क्या नाम दे रखा है? शिक्षण अभिवर्ती। शिक्षण अभिवृत्ति। इसी के साथ एक चीज है शिक्षण अभिरुचि। क्या है? शिक्षण अभिरुचि। और इसी के साथ मित्रों आपको मिलेगा शिक्षण अभियोग्यता। क्या मिलेगा? शिक्षण अभियोग्यता। सर ये तीनों चीजें एक है या अलग अलग है? तो कहने को तो मित्रों अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो तीनों चीजें क्या है? एक ही है। लेकिन अगर का विश्लेषण किया जाए, इनको अच्छे प्रकार से देखा जाए, तो तीनों चीजों के अंदर काफी क्या है? फर्क है। काफी क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। कैसे सर फर्क हो जाएगा? हाँ, शिक्षण अभिवर्ती है वो सिर्फ एक नॉर्मल बात है, लेकिन अभिरुचि थोड़ा सा उससे बड़ा स्तर आ जाता है, जिसमें आपके अंदर कुछ दूसरे, ये सिर्फ आपके व्यवहारिक गुण हैं, लेकिन इसमें और भी टेक्निकल चीजें आएगी और इस पूरे को मिलाकर तकनीकी भाषा में शिक्षण अभियोग्यता कहा जाता है। 1 बाय 1 देखिएगा, अच्छे प्रकार से कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अच्छे प्रकार से आपको क्या करना है? पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शिक्षण अभिवर्ती होती क्या है। सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अपन देखेंगे कि शिक्षण अभिरुचि क्या होती है, फिर शिक्षण अभियोग्यता क्या होती है, उसके बाद एक शिक्षक है वो शिक्षक क्या होता है, शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके बाद हमारा जो विधिवत रूप से सिलेबस है वो शुरू होगा। इस बेसिक परिचय से आपके एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न बनते हैं। पिछले काफी एग्जामों में पूछे गए, तो इनको अच्छे प्रकार से आपको क्या है? याद करना पड़ेगा। चलिए तो विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना पहली जो हेडिंग है, उस हेडिंग को अपन लेते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। नहीं पढ़ा होगा आपने कहीं पे, अच्छे प्रकार से बहुत विस्तृत और अच्छे प्रकार से यहां पे अपन पढ़ेंगे शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति आप सभी को पता है कि 2 शब्द आ रहे हैं इसके अंदर। कौन कौन से 2 शब्द आ रहे हैं? तो एक मित्रों यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा है शिक्षण। क्या दिख रहा है? शिक्षण। दूसरा शब्द आपको दिख रहा है अभिवृत्ति। सर शिक्षण क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है? पहले हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग प्रकार से देखेंगे। शिक्षण किसे कहते हैं इसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अभिवृत्ति क्या होती है, और फिर वापस से इनको क्या है मिलाकर देखेंगे कि शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं किसे है। बहुत से बच्चों को अगर मैं आज पूछना चाहूंगा कि शिक्षण अभिरुचि किसे कहते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति क्या कहते हैं, आंसर गलत हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको देखिए। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण की। एक एक पॉइंट को मैं कह रहा हूं, आपने आज दिन तक शिक्षण अभिरुचि नहीं पढ़ी है तो मैं ऐसा सोच के पढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल 0 लेवल से, बाहरी पास अगर कोई बच्चा है जिसको नहीं पता क्या होता है 0 लेवल से, शिक्षण का मतलब क्या होता है। मित्रों हम और आप क्या कर रहे हैं? शिक्षण हो रहे हैं। मतलब हम और आप शिक्षण कर रहे हैं, मतलब सर आप हमें पढ़ा रहे हो। बस अगर समझने की भाषा में कहा जाए, एकदम नॉर्मल रूप से कहा जाए, तो कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाना क्या कहलाता है? अगर बेसिक बात की जाए, नॉर्मल से समझने की बात, ये एग्जाम में है, ये अगर शिक्षण का अर्थ अपन को पता है कि पढ़ाना, तो इससे आजकल नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए विधिवत रूप से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वैसे अपन कहते हैं शिक्षण का मतलब पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शिक्षण की प्रक्रिया है क्या? मित्रों शिक्षण एक पूरे प्रोसेस का नाम है, एक कोई कार्यक्रम है, एक कोई क्रिया है जिसका नाम क्या है? शिक्षण। सर उसमें क्या होता है? उसमें शिक्षक है, शिक्षक से बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षक से बच्चे कौशल सीखते हैं, उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया मित्रों वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, के माध्यम से कौशल प्राप्त करते हैं, और क्या करते हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो नोट्स है, अभी साथ साथ में कोई नोट्स नहीं लिखेगा, इसकी पीडीएफ मिलेगी बकायदा आपको, और हम कोशिश भी करेंगे कि लिखित नोट्स एक वादा नहीं रहेगा, जरूर कोशिश जरूर करेंगे, बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो शिक्षण किसे कहते हैं? तो शिक्षण मित्रों क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है। अभी सिर्फ हम बेसिक सा परिचय पढ़ के शिक्षण को छोड़ देंगे, क्योंकि शिक्षण अधिगम नाम से हमारे सिलेबस में पूरा टॉपिक है, तो वहां पे अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, शिक्षण के नियम, सिद्धांत, सूत्र वगैरह। यहां पे अपन अभिवृत्ति पे आ जाएंगे, क्योंकि पहले सबसे आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस है क्या वो पता होना आपको क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी का मतलब छात्र, आप पढ़ने वाले छात्रों, आपको मित्रों विद्यार्थी कहा जाता है। तो शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी शिक्षक के माध्यम से
शिक्षक के माध्यम से ज्ञान व कौशल अर्जित करता है। बच्चा क्या करता है? शिक्षक के माध्यम से मित्रों ज्ञान सीखता है और अपने कौशल का मतलब क्या मित्रों? एक योग्यता, एक स्किल। कहते हैं कि मैं तो ये काम कर सकता हूं, मतलब वो कौशल आपके अंदर विकसित हो गया है, आप उसको अच्छे प्रकार से क्या है कर सकते हैं। तो शिक्षक के माध्यम से ज्ञान व कौशल का अर्जन करता। अर्जन करने का मतलब है ग्रहण करना, अर्जन करता मतलब वो सीखता है। ज्ञान व कौशल अर्जन करता है, ज्ञान व कौशल का अर्जन करता है, वह लक्ष्य प्राप्त करता है। वह क्या करता है? लक्ष्य प्राप्त करता है। अब देखिएगा ये आपका क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया है। शिक्षण किसे कहा जाते हैं? तो सर आप नॉर्मली दिमाग में तो मित्रों क्या याद रखना है? दिमाग में तो याद रखना है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण मित्रों क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसमें शिक्षक के माध्यम से बच्चा ज्ञान व कौशल सीखता है और लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इस वाली बात को क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है। अब शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के कितने प्रकार है, शिक्षण के कौन कौन से नियम है, इसके लिए आपके सिलेबस में पूरा एक टॉपिक दे रखा है, शिक्षण नाम से पूरा पार्ट है, उसको अपन क्या पढ़ेंगे? वहां पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अभिवृत्ति क्या होती है। किस किस को पता है कि अभिवृत्ति क्या होती है? ध्यान से चीजों को दबना है, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये आपको समझ में आ गई ना, तो ये शिक्षण अभिवृत्ति से जो आपको डर लगता नहीं है, डर खत्म हो जाएगा, फिर आपको आसान लगने लग जाएगी। अभिवृत्ति क्या होती है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मित्रों मैं आपको यहां पे एक चीज लिख के दे रहा हूं, ठीक है? मैं थोड़े से वर्तमान जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, समसामयिक घटनाओं से जोड़ते हुए पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है, ठीक है? मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अब की बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, ये किस किस को लगता है? किस किस को लगता कि बीजेपी की सरकार बनेगी? दूसरा मैं कहूं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये किस किस को लगता है? तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर बीजेपी की बनेगी। मतलब आपकी सोच क्या कहती है, आपका नजरिया क्या कहता है? आप कहते हैं सर बीजेपी सही है, बीजेपी की, भाई अपने को अपन किसकी सरकार बने जो आपको सही लगे हो। तो जो बच्चा कहे सर बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी के प्रति आपकी कैसी अभिवृत्ति है वो आप दर्शित करो। कोई कहेगा कांग्रेस की बनेगी सर, तो कांग्रेस के प्रति आपकी कैसी अभिवृत्ति है? सर मतलब हमारी सोच का पता चल रहा है इससे। जी हाँ मित्रों, अभिवृत्ति एक प्रकार की सोच है। अभिवृत्ति शब्द का अगर अर्थ निकालना चाहे तो ये एक सोच है। क्या है? सोच है। अभिवृत्ति एक प्रकार की सोच है हमारी। किसी चीज के बारे में आप सकारात्मक सोचते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो सकारात्मक व्यक्ति हूं, मैं तो नकारात्मक व्यक्ति हूं, मतलब आप अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं। आपकी सोच है, यह सोच सर किसके प्रति हो सकती है? मित्रों आप किसी व्यक्ति के प्रति भी सकारात्मक या नकारात्मक सोच सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर कहो यार ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, यार भगवान का मनुष्य है, किसी को आगो मरण दे रहे वो काम को कोनी, क्यों? आपकी उसके प्रति क्या नकारात्मक। आपके बीएसटीसी के एग्जाम में यहां से प्रश्न आया था एक बार, किसी चीज को स्वीकारना या अस्वीकारने का भाव क्या कहलाता है? किसी चीज को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का भाव क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, हाँ ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो अभिवृत्ति हमारी एक ऐसी सोच है जिसके माध्यम से हम मित्रों किसी मनोवैज्ञानिक विषय के बारे में क्या है, मनोवैज्ञानिक विषय के बारे में क्या करते हैं? सोच बनाते, धारणा बनाते। ये सर मनोवैज्ञानिक विषय क्या क्या होते हैं? जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचते हैं, किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, कोई विचार है हमारे मन में, उसके ऊपर हम कैसा रिएक्ट करते हैं, किसी और जैसे कोई संस्था है, कोई स्थान है, यानी कि मैं आदि लिखूंगा। इस प्रकृति की तमाम मनोवैज्ञानिक चीजें जिनके बारे में हमारी सोच है वो क्या दर्शाती है? वो हमारी अभिवृत्ति है। मतलब मैं यहां पे मित्रों एक लाइन लिखना चाहूंगा, उसको ध्यान से आप समझिएगा कि अभिवृत्ति हमारी सोच होती है। अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति हमारी सोच होती है। अभिवृत्ति हमारी सोच है जो किसी व्यक्ति वस्तु विचार आदि, जो किसी व्यक्ति वस्तु विचार आदि के प्रति विशेष व्यवहार को प्रदर्शित करती है। जो क्या करती है? विशेष व्यवहार को प्रदर्शित करती है। विशेष व्यवहार को प्रदर्शित करती है। मतलब आपकी सोच जिसके कारण आप किसी व्यक्ति वस्तु या विचार या अन्य तमाम चीजों के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार लाते हैं, एक विशेष प्रकार की धारणा बनाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, तू मुझे एक्सेप्ट है, बिल्कुल डन, अपना मामला सेट, नहीं तेरे को मैं रिजेक्ट करता हूं, करती हूं। ये जो आपकी भावना, ये आपकी क्या है? सोच है। सर आप भावना बार बार शब्द बोल रहे हो, मतलब ये हमारे मन की भावना है क्या? बिल्कुल मित्रों, ये क्या है? मानसिक क्रिया है।
अभिवर्ती है सर, सोच है, सोच कहां पे होगी, यहां हाथ लगाओ सभी फटाफट से। हाँ, साथ साथ में इसको शिक्षण अभिवर्ती को जीते जीते पढ़ना है, क्लास के अंदर ही याद करनी है पूरी की पूरी अपने। सोच कहां पे होती है, मैंने कहा कि शिक्षण अभिवर्ती हमारी क्या है, सोच है, जिसके कारण हमें क्या है, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सोच का मतलब सर यहां पे मतलब ये क्या है, मानसिक क्रिया है जो आपकी पसंद या नापसंद को दर्शाती है। मैं कहूं कि इस पेन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई कहेगा अच्छी है मतलब उसकी सकारात्मक अभिव्यक्ति लिखी, कोई कहेगा नहीं नहीं रे खराब है मतलब उसकी नापसंद, उसको ये पेन पसंद नहीं आई, उसकी नकारात्मक अभिव्यक्ति है। तो कुल मिला के क्या है मित्रों, क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति क्या है, मानसिक क्रिया है जो व्यक्ति की पसंद और नापसंद को दर्शाती है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। व्यक्ति की पसंद अभिव्यक्ति है पसंद करना, पसंद नहीं करना, पसंद या नापसंद करना, इनमें से कोई नहीं। तो पसंद और नापसंद दोनों को दर्शाते अभिवर्ती। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभिवर्ती मानसिक क्रिया है मित्रों, अभिवर्ती है वो मानसिक दशा है, अभिवर्ती मानसिक दशा है। अभिवर्ती क्या है, अभिवर्ती मानसिक दशा है जो व्यक्ति की पसंद व नापसंद को दर्शाती है, जो व्यक्ति की मित्रों क्या है, पसंद व नापसंद को दर्शाती है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल सुनिएगा, दर्शाती है। मित्रों आपसे बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है कि एक शिक्षक के रूप में आपकी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक। तो आप कहोगे सर हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, मतलब आप शिक्षण कार्य को क्या करेंगे, पसंद करेंगे। अपन कहें नहीं हमारी अभिवृत्ति तो नकारात्मक होनी चाहिए, मतलब आप शिक्षण कार्य को पसंद नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कहे नौकरी क्यों लगना है, मास्टर क्यों बनना है? जैसे आप कभी कभी कहते हो ना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो यहीं से आता है कि आपने शिक्षक बनना क्यों तय किया, आप कहते हो मुझे शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रिय है, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे शिक्षण कार्य क्या है, पसंद है। ये आपकी अभिवृत्ति दर्शाती है कि आपकी अभिवृत्ति अच्छी है क्योंकि आपको शिक्षण कार्य क्या है, पसंद है। सर आपने मानसिक दशा का कहा, किसका कहा, मानसिक दशा का कहा, मतलब मन की वृत्ति है क्या, ये बिल्कुल। मित्रों अभिवृत्ति को कभी कभी मनोवर्ती भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मनोवर्ती कहते हैं। क्यों कहते हैं मनोवर्ती, मित्रों अभिवृत्ति के माध्यम से, हमारी सोच के माध्यम से हमारी भावनाओं का पता चलता है। मैं आपसे अभी पूछा कि ये वाला व्यक्ति अच्छा या ये वाला व्यक्ति अच्छा, आप कहोगे सर ये अच्छा, मतलब आपकी इसके साथ क्या भावनाएं जुड़ी हुई है। आपने इस व्यक्ति को अच्छा क्यों बताया, क्योंकि इसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। भाई आपने इसको बुरा बताया मतलब इस व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं है, इसको अच्छा बता रहे मतलब आपका इसके ऊपर विश्वास है, आपके अंदर की जो भावनाएं है वो भावनाएं क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो अभिवर्ती को मनोवर्ती भी कहा जाता है। ये व्यक्ति की मित्रों क्या है, ये व्यक्ति के विश्वास और व्यक्ति की भावना को क्या करती है, व्यक्त करती है। इससे हमें क्या है, हमारी एक लास्ट लाइन यहां पे एक चीज ध्यान रखो हमेशा, अभिवर्ती क्या है, मानव व्यवहार का प्रतिबिंब है। ये जो अभिव्यक्ति है ना, ये कांच है, कांच। आप घर पे नहाने के लिए रहे, पटिया वटिया पाड़ने के लिए बढ़िया से पाउडर वाउडर लगाते हो ना, कांच में देखकर अरे यार बढ़िया सा दिख रहा हूं, रियल में देखे तो वो कांच आपका, ये आपकी सोच से पता चलता है आप कैसे इंसान हैं, आपकी सोच से पता चलता है मित्रों आप कैसे इंसान है। तो अभिव्यक्ति है ये मानव व्यवहार का दर्पण होती है, क्या होती है, दर्पण होती है। ठीक है, इसकी विशेषता में अपन पढ़ेंगे। यहां पे मैं लिखना चाहूंगा अभिव्यक्ति के बारे में कि अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति को मनोवर्ती भी कहा जाता है, अभिवर्ती को मनोवृत्ति भी कहा जाता है। अभिवर्ती को क्या है, अभिवर्ती को मनोवृत्ति भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये व्यक्ति की भावनाओं, ये व्यक्ति की भावनाओं व विश्वास को दर्शाती है, ये व्यक्ति की भावनाओं व विश्वास को दर्शाती है। ये मित्रों व्यक्ति की क्या करती है, भावनाओं एवं विश्वास को दर्शाती है। आजकल बड़े लैंग्वेज ही प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे, सर ये हमारी सोच बढ़ती कैसे है? मेरा तो कभी किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो कभी जिंदगी में नरेंद्र मोदी से मिला नहीं, मैं कभी राहुल गांधी से मिला नहीं, फिर मुझे एक अच्छा लग रहा है एक बुरा लगता है, कोई सा भी हो सकता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो मित्रों जो ये अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति का निर्माण हमारे व्यवहार के जो 3 पक्ष होते हैं, हमारे व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं, हमारे व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से मित्रों, एक आपको क्या है ध्यान होना चाहिए, संज्ञानात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक पक्ष है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें चीजों का क्या होता है, पता होता है। दूसरा होता है भावनात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष होता है, भावनात्मक पक्ष, जिसमें हमारी भावनाएं होती, इमोशनली हम बंधे हुए होते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, क्रियात्मक पक्ष, हम जो भी कार्य वगैरह करते हैं। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष, हम जो भी गतिशील कार्य है वो। इन तीनों से सर आपने कहा कि ये भावनात्मक है, अभिव्यक्ति से भावनाओं का पता चलता है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होगा, हमारी अभिव्यक्ति बनेगी कैसे? मित्रों
क्या सिर्फ भावनाओं से आपकी अभिव्यक्ति बनती है, या आपको नॉलेज कितना है, आपको ज्ञान कितना है उससे अभिव्यक्ति बनती है, या आप कौन सा कार्य करते हैं उससे आपकी अभिव्यक्ति बनती है? तो मित्रों ध्यान रखना, मानव व्यवहार है, अभिव्यक्ति भी मानव व्यवहार है, इन तीनों पक्षों से निर्माण होता है। किंतु 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 क्या सर, अभिव्यक्ति का निर्माण तो तीनों पक्षों से होता है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक। अभिव्यक्ति का निर्माण तो कितने पक्षों से होगा? तीनों पक्षों से होगा, लेकिन निर्णय, फाइनल डिसीजन होता है वो भावनात्मक पक्ष का होता है। किसका होता है? भावनात्मक पक्ष का। क्यों सर, समझ में नहीं आया? चलो एक एग्जाम्पल लीजिए आप। अभी अपने यहाँ पे कौन से इलेक्शन, जैसे मैं इलेक्शन का एग्जाम्पल लेता हूं, विधानसभा इलेक्शन का, विधानसभा के चुनाव है। आपके यहां से 3 नेता खड़े हुए, कौन से? मान लो 2 नेता खड़े हुए, एक किसी पार्टी का, एक कांग्रेस का हो गया, एक बीजेपी का हो गया। आप किसको वोट देते हैं? सर हाँ, हमारी सोच तो तीनों चीज से बनती है। हमें पहले यह पता होना चाहिए कि ज्ञान इस आदमी ने कितना कार्य कराया है, और हमारा इसके साथ क्या कार्य, अटैचमेंट वगैरह, उससे हम सोचेंगे। मित्रों आपने कई बार देखा होगा, व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, हमें पता है कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया, ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास कराएगा, ये हमारे क्षेत्र को आगे लेके जाएगा, लेकिन क्या आपको ये सब पता होते हुए भी आपने उसको वोट किया था क्या? आप कहोगे सर हमारे जाति का एक आदमी खड़ा था, वो हार जाता तो है, समाज का आदमी था। आप सोच लेते हो ये आपने कौन से पक्ष से निर्णय लिया? आपको सारा ज्ञान है, सारी चीजें आपको पता, आपकी सोच तो सही है कि आदमी तो वो भी सही है, आपकी उसके नाराजगी नहीं है, लेकिन आपकी जाति का आदमी खड़ा है, या आपका उस व्यक्ति के साथ जिसको आप वोट दे रहे उसके साथ भावनात्मक संबंध है यार, ये तो अपना आदमी है। मित्रों अंतिम जो डिसीजन होता है अभिव्यक्ति में, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मनुष्य की जो सोच है वो सोच तीनों कामों से बनती है। आप क्या करते हैं, आपकी भावनाएं क्या है, और क्या है आपके किस प्रकार का आपको ज्ञान वगैरह, तीनों से निर्माण होगा। लेकिन जो अंतिम निर्णय लास्ट में अपन जो डिसीजन लेते हैं ना, वो कौन से लेते हैं? भावनात्मक से। जैसे बच्चे बहुत से पढ़ते नहीं है आजकल, आप सभी को पता है। क्या सर? बच्चों को पता है हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हमें चीजें याद होगी, ज्ञान ग्रहण करेंगे तो ही हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा। ये चीज सबको पता है। ऐसा कौन है जो ये सोचता है कि नहीं पढ़ने से सिलेक्शन होगा? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, बिना देखे वो ज्ञान आज याद होगा तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक पक्ष भी उसका ये कहता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे बार बार अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो मानसिक क्रिया क्यों नहीं हो, बार बार याद करूं, मैं उसको अच्छे प्रकार से देखूं। लेकिन भावना क्या कहती है? यार उसका मैसेज आया होगा, इंस्टाग्राम पे रील आई होगी, मैं उसको देख लेता हूं, कमेंट में मैसेज कर देता हूं कहीं जाके, हाय मुझे आप बहुत अच्छे लगे, आपकी इंस्टाग्राम आईडी दे दो। वो बच्चा सब पता है उसको कि इससे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नीचे की ओर जा रहा हूं, मेरा जो ग्राफ ऐसे बढ़ना चाहिए था वो धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, लेकिन फिर भी वो करेगा क्योंकि उसकी सोच बन गई, यार मजा तो उस चीज में आ रहा है, सिलेक्शन होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन मजा इस चीज में आ रहा है। सोच इसके अकॉर्डिंग बनेगी, क्योंकि अंतिम निर्णय भावनाओं में आकर व्यक्ति लेता है। मित्रों अंतिम डिसीजन कौन सा होता है? भावनात्मक पक्ष के द्वारा होता है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति का निर्माण तीनों पक्षों द्वारा होता है। अभिव्यक्ति का निर्माण संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों पक्षों द्वारा होता है। तीनों पक्षों द्वारा होता है, लेकिन अधिकांशतः अंतिम निर्णय या अधिकांशतः निर्णय भावनात्मक पक्ष द्वारा लिए जाते हैं। कौन से पक्ष द्वारा? अधिकांशतः निर्णय भावनात्मक पक्ष द्वारा लिए जाते हैं। अब सर कैसे भावनात्मक पक्ष है, ये बात आपको पता चल गई। तो मेरे साथ एक बार फटाफट से रिवीजन करो अच्छे प्रकार से। अभिव्यक्ति क्या है, तो क्या क्या लाइनें याद रखो, पॉइंट याद रखना, कुछ बुरा याद नहीं करना। हमारी सोच है जिससे हम क्या करते हैं, विशेष व्यवहार करते हैं। किसके प्रति विशेष व्यवहार करोगे? संसार की सभी चीजों के प्रति, संसार की सभी मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के प्रति, जिसमें कुछ ना कुछ हमारा उनके प्रति भाव पाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कैसे याद रखोगे? अभिव्यक्ति क्या याद रखो, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, यस कम ऑन गाइस, साथ साथ बोलो, चुपचाप नहीं बैठोगे, कोई नींद आ जाएगी
है। अभिवर्ती क्या है? अभिवर्ती हमारी सोच है। अभिवर्ती क्या है? अभिवर्ती सोच, जो क्या करवाती है? विशेष प्रकार का व्यवहार कराती। किसके प्रति करवाएगी? व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि के प्रति। ठीक है, ठीक है। अभिवर्ती सोच है। सोच कहां पे होगी? हाथ दो यहां पे। सोच कहां पे होगी? सोच होगी मानसिक दशा। मतलब हमारी व्यक्ति की मानसिक दशा में क्या है? कोई चीज हमें पसंद है, पसंद नहीं है, हमारी पसंद या नापसंद को दर्शाती है। याद रहे, व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाती है अभिवर्ती। अभिवर्ती क्या है? मनोवर्ती है। मानसिक दशा है, उसके बाद मनोवर्ती। याद रखो, मनोवर्ती से क्या होता है मित्रों? मनोवर्ती है जो व्यक्ति की क्या है? भावना और विश्वास को दर्शाती। क्या मनोवर्ती भावना इनकी सिर्फ अभिवर्ती भावनाओं से बनती? नहीं, बढ़ती तीनों पक्षों से है। लेकिन निर्णय किससे लिए जाते हैं? अधिकांशतः निर्णय भावनात्मक पक्ष द्वारा लिए जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट याद रखोगे? पहला सोच, सोच से क्या होगा? विशेष व्यवहार होगा। दूसरा मानसिक दशा, पसंद नापसंद। तीसरा क्या? मनोवर्ती, विश्वास और भावना दर्शाएगी। अधिकांश निर्णय कौन से होंगे? निर्णय होंगे भावनात्मक पक्ष द्वारा। अच्छा बताओ, निर्माण कितने पक्षों से? 3 पक्षों से। क्लियर है? क्लियर है। एक बार और याद कर लेना, नहीं भूलोगे कभी। बाकी प्रश्नों के माध्यम से और आपका रिवीजन हो जाएगा। अब ऑल ओवर में अगर परिभाषा लिखना चाहूं कि वास्तव में ये अभिव्यक्ति होती क्या है, तो ये हमारी एक प्रकृति है। सभी व्यक्तियों की अभिव्यक्ति होती है, सभी व्यक्तियों की कुछ ना कुछ सोच तो होती है। इस संसार में कहा जाता है मित्रों कि लगभग 100% व्यक्ति, अपन मान के चलो ना कि 100% व्यक्ति इस संचार के अंदर है, तो लगभग मित्रों 80% तो ये मान के चलो कि नेगेटिव लोग होते हैं। इनकी अभिव्यक्ति तो नेगेटिव होती है, वो हर चीज को गलत बताएंगे। उनके लिए आप गला काट के दे दो, है उनके लिए ऐसे गला कटवा लोगे ना, फिर भी कहेंगे यार सही खड़ा रहना, थोड़ा सा तिरछा कटा, थोड़ा सा अगर नीचे से कटवा रहा तो मजा आता। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। 12% के आसपास लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो पॉजिटिव अभिव्यक्ति के होते हैं। ये याद रखने के डाटा नहीं है। 12% लोग ऐसे होंगे जो कि हाँ बिल्कुल सभी चाहिए, लेकिन 8% लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने को कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, मैं मेरा काम कर रहा हूं, शून्य अभिव्यक्ति के लोग होंगे। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, अभिव्यक्ति है ये क्या है? हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो होगी। यानी कि ये मानव व्यवहार की क्या है? व्यक्तित्व के व्यवहार की प्रकृति है, जो हमें निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। सर निर्णय लेने के लिए मतलब क्या? डिसीजन लेने के लिए हमारी सोच प्रवृत्ति करती है। बिल्कुल, आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा, आप कैसे लोगे? आप उस व्यक्ति के बारे में कैसे सोचते हैं? जैसे आपने ये ऐप वाले कोर्स लिया, ठीक है, क्या सोचा आपने? आपकी सोच कैसे बनी? आपका विश्वास हुआ, आपको वो चीज पसंद हुई, आपका उस पर विश्वास हुआ, ठीक है, कि क्या है यस कुछ कर सकते हैं, फिर आपने क्या है? निर्णय लिया। एक तो आपकी अभिवृत्ति, आपकी सोच के माध्यम से आपने निर्णय लिया। तो मैं अभिवृत्ति के बारे में लास्ट लाइन एक लिखना चाहूंगा। वो क्या लिखना चाहूंगा कि अभिवृत्ति मानव व्यक्तित्व या अभिवृत्ति व्यक्तित्व के व्यवहार की, अभिवृत्ति व्यक्तित्व के व्यवहार की वह प्रवृत्ति है। अभिवृत्ति व्यक्तित्व के व्यवहार की वह प्रवृत्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, ये शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, मतलब आदि, इसके अंदर बहुत सी और भी चीजें आएगी। ठीक है, स्थान आ गया, कोई संस्था आ गई, अपन कुछ स्थान के बारे में तो सोच सकते हैं ना, यार जयपुर बहुत बढ़िया शहर है, यार बूंदी, यार बूंदी ठीक है, उसके बारे में भी तो अपनी सोच हो सकती है ना। मैं आपको कहूं चलो थार की मरुस्थल में चलते हैं, गर्मियों में 2 दिन आपको वहां रहना, आपकी तुरंत सोच नहीं मैं नहीं रहूंगा, आपने उस चीज को फटाक से नापसंद कर दिया। वही मैं कहूं चलो गर्मियों में माउंट आबू रहते हैं, 2 महीने आपको वहां रहूंगा, आपने कहा यस तैयार, अभी बैग पैक है, साथ किधर चलना बताओ, फटाफट से गाड़ी निकाल, जल्दी जल्दी चाबी निकाल रहे, वो वाली बात कर लोगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि, अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के व्यवहार की वह प्रवृत्ति है जो हमें किसी व्यक्ति आदि के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रेरित करती है। क्या करती है? आदि के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रेरित करती है। निर्णय लेने हेतु क्या करती है? प्रेरित करती है। बताओ आपको निर्णय लेने के लिए कौन सी चीज प्रेरित करती है? आप किसी व्यक्ति के बारे में डिसीजन ले रहे हो, सोच रहे हो ये सही है या गलत है, आपकी सोच का उसमें क्या होता है? योगदान होता है। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति के प्रकार कितने होते हैं। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो हमारी अगली हेडिंग सर ये हमारी सोच होती है कितने प्रकार की है? तो अभिव्यक्ति के प्रकार क्या देखेंगे? अभिव्यक्ति के प्रकार, हमारी सोच कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों एक मनोवैज्ञानिक का मैं नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है अल्पोर्ट। क्या नाम है? अल्पोर्ट। अल्पोर्ट के अनुसार, अल्पोर्ट ने मित्रों अभिव्यक्ति को 2 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का बताया? अल्पोर्ट के अनुसार जो अभिव्यक्ति है, अल्पोर्ट ने कहा मनुष्य की जो हमारी जो अभिव्यक्ति है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर क्या है? आया था। ठीक है, क्या आया था? क्या आया था देखिएगा, अभिव्यक्ति 2 प्रकार की। एक तो है स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति। कैसी अभिव्यक्ति? स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति।
कैसी अभिव्यक्ति है? स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति। और दूसरी अभिव्यक्ति हो जाएगी जिनको कहा जाएगा नकारात्मक अभिव्यक्ति। और हम याद रखने के लिए भाई स्वीकारात्मक अस्वीकारात्मक सही याद रहती है, तो नकारात्मक या इसको हम क्या कह देंगे? अस्वीकारात्मक कह देंगे। क्या कह देंगे? अस्वीकारात्मक कह देंगे। ठीक है, दो प्रकार की इन्होंने क्या बताई? अभिव्यक्ति बताई। स्वीकारात्मक का मतलब क्या? एक्सेप्ट कर दिया आपने। कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम सर किसी चीज को? कैसे स्वीकार करेंगे? अरे भाई कोई चीज आपको अच्छी लगेगी तब आप स्वीकार करोगे। हाँ, कोई व्यक्ति है, वो आपको लगे ना यार ये मेरे पास में रहे तो मजा आ जाए, हैं? ये व्यक्ति हमारे पास में रहे तो मजा आ जाए। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि की उपस्थिति अगर आपको सुखद लगे, कोई व्यक्ति आपके पास में है, कोई वस्तु आपके पास में, आईफोन लाया, मजा आ रहा भाई साहब, है? आईफोन पास में, सुखद, खुशी हो रही है। कोई व्यक्ति है यार, वो व्यक्ति मेरे पास है, मजा आ गया भाई साहब, आज तो क्या है, मजा ही आ गया, सुख ही हो गया। ठीक है, तो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या और भी विचार आदि की उपस्थिति अगर हमें सुखद लगती है, अब कोई चीज आपको अच्छी लगेगी तो आप क्या करोगे? आप उसके प्रति अनुकूलित हो जाओगे, हैं? जैसे ऐसे ढीले पड़ के बैठे थे, किसी ने कोई बात की, कोई विचार रखा, आपको अच्छा लगा, तुरंत यस, मजा आ गया। आप उसको अपने उस चीज को, उस परिस्थिति को अपने अनुकूलित करने का प्रयास करोगे, उसके अनुकूलन में आप बनोगे कि यार ये बात है, अब मुझको इस व्यवहार में ढलना है, इस चीज को सीखना है। वो वाली जो अभिव्यक्ति है, उस माहौल को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपन कहते हैं स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति। मैं यहां पे लाइन लिखूंगा, आपको अच्छे से पता चल गया, फिर दोबारा समझा दूंगा। ये चीज क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि की उपस्थिति, किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि की उपस्थिति हमें सुखद लगती है, हमें यदि सुखद लगती है, हमें यदि सुखद लगती है, हमें यदि सुखद लगती है, तो हम उस पर अनुकूलित या सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। अनुकूलित या सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सकारात्मक अभिव्यक्ति। क्या कहा जाएगा? सकारात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, हाँ, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, विस्तार आदि हमें सुखद लगे तो हम उसके अनुकूलित बनेंगे, उसके हम भाई कोई चीज अच्छी लगी तो हम उस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, वो है स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति। दूसरी उल्टा हो जाएगा, कोई चीज अगर हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम तुरंत उस पर गुस्सा हो जाते, उत्तेजनात्मक प्रवृत्ति हो जाएगी हमारी, है? होली को गए, आपने किसी ने आपके ऊपर रंग डाला, आपने मुस्कुरा दिए, हंस लिए, क्यों? आपकी सोच बनी, आज तो सुखद है, होली का दिन है, कलर ही आएगा भाई, क्या चिंता है? सुखद अभिव्यक्ति का महसूस किया। लेकिन बिना होली के डेज घर से निकलो, या होली के दिन ही किसी ने फटाका लाके आपके पीछे मार दिया था, फटीट बजा होता, तुरंत है क्या मजाक है रे, दिमाग खराब है क्या तेरा? आप तुरंत उत्तेजित होता होंगे, आपकी प्रतिक्रिया उत्तेजनात्मक हो जाएगी, मतलब आप उस चीज को अस्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, आज ये फटाका तेरा नहीं चलेगा। नकारात्मक अभिव्यक्ति आपकी वहां पे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? अस्वीकारात्मक या नकारात्मक में हम क्या कहेंगे, ये याद रखने के लिए है। ठीक है, बाकी नकारात्मक नाम है, क्या कहेंगे हम? जब कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि की अभिव्यक्ति, आदि की उपस्थिति हमें पसंद ना हो। जैसे कोई व्यक्ति आया, आपके रूम पे आ गया, आपने क्या बनाए? आप तो भाई सुबह सुबह जल्दी उठे, कढ़ाई वढ़ाई ली, गैस का बर्नर वगैरह लगा के बढ़िया सा घर रहे। मम्मी ने कहा था कि बेटा घी लेके जा, आटा वाटा डाल के सुबह सुबह उठ के थोड़ा हलवा वलवा बना के नाश्ता किया कर। बेटा सुबह सुबह उठा, आटा वाटा डाला, हलवा वलवा बना दिया। अब हलवा बना के वो नीचे लेने ही वाला था कि टप 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 किसी ने रूम बजाया। कौन भाई? कि मैं सुरेश। अरे भाई सुरेश है, बहुत बढ़िया यार, तुम आया। अब वो बाहर से कह रहा है, अंदर से कह सारा हलवा खाना था, बनाया इतना ही है, अकेले खाना है, इसको खिलाना नहीं है, अब मैं करूं क्या है? अब मैं करूं कैसे? फिर अब इसके मन में रहेगा, इसकी जो उपस्थिति है, आदि की उपस्थिति, ये इसको पसंद रहेगी कि ना पसंद? यहाँ पे सुरेश उपस्थित हुआ, इसको लाइक है या अलाइक? हलवा खाना था, सूर्य ठोकिए राखिया हीरा हूं, है? वो कहेगा यार ये कब चला जाए, इसकी उपस्थिति अब इसको पसंद नहीं है। तो फिर सुरेश पूछेगा, और भाई घंटा भर तेरे पास बैठता हूं, तेने कितना पढ़ा? ये रे प्रश्न पूछेगा, यार प्रश्न मत पूछ, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है यार, मेरे को काम करने दे। क्यों? जैसे तैसे करके इसको भगाना है, पीछे हलवा है, ठंडा हो रहा है,
उत्तेजनात्मक हो जाएंगे हम। जो चीज हमें पसंद नहीं, जिस चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते, उसमें हम उत्तेजनात्मक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सुरेश पक्का दोस्त है, अच्छा तो हलवा गया भाड़ में। सुरेश अगर अपन को पसंद लगने लग जाए, सुरेश अगर चलो क्या हलवा बनाया, कोई बात नहीं, मिल बांट के खा लेंगे, मजा आ गया यार, इतना तो मैंने हलवा बनाया और इधर सुरेश आया, वाह यार क्या बात है, मजा आ गया भाई, आज तो अपनी पार्टी हो जाएगी। उसकी उपस्थिति आपको सुखद लगी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हमें उपस्थिति हमें पसंद न हो तो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया उत्तेजनात्मक होती है। कैसी होती है? उत्तेजनात्मक होती है। हमारी प्रतिक्रिया उत्तेजनात्मक होती है, मतलब वो चीज हमें क्या है, पसंद नहीं होती है। ये बात तो होगी आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट ने कहा कि दो प्रकार की अभिव्यक्ति है, एक तो सुरेश आया हलवा मिल बांट के खाया, दूसरा सुरेश आया सुरेश कब जाहिर कब हलवा खाऊं। ठीक है, ठीक है, क्लियर रह जाएगा, याद रह जाएगा। दूसरा मित्रों मनोवैज्ञानिक आता है ब्रिट ने बहुत इजी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज बताई है। ब्रिट के अनुसार भी ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की। लेकिन ब्रिट ने क्या कहा कि एक तो होती है सामान्य नॉर्मल, एक तो क्या होती है, इसको मैं दो भागों में यहीं पे लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्रिट ने कहा कि एक तो होती है सामान्य अभिव्यक्ति, नॉर्मल है, कोई नया नहीं है। एक मित्रों होती है विशेष अभिव्यक्ति। कैसी अभिव्यक्ति? विशेष अभिव्यक्ति। दो प्रकार की अभिव्यक्ति बताइए, किसने बताई है? ब्रिट ने बताई, सामान्य और विशेष। सर सामान्य का मतलब क्या? नॉर्मल व्यवहार हम सब करें। जैसे कोई एक पिछले एग्जाम्पल लेंगे अपन ने, जैसे कोई पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा के अंदर हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। सामूहिक रूप से सबने क्या अभिव्यक्ति व्यक्त की? सामान्य सी बात है, सभी क्या कहेंगे, गलत हुआ यार, है शहीदों को श्रद्धांजलि। एक सामान्य भावना हमारी यही बनती है। कोई प्राकृतिक घटना हो गई, भूकंप आ गया, जैसे तूफान आ गया, राजस्थान में मान लो अपने तूफान आ गया तो सभी क्या कहेंगे, यार गलत हुआ, प्राकृतिक आपदा आई है, सभी के एक जैसी अभिव्यक्ति होगी सभी की, क्या गलत चीज हो गई है, नहीं होना चाहिए, कई लोगों का नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन कोई ऐसा बंदा है क्या, अरे यार तूफान धीरे आया, थोड़ा तेज आता भाईगा, शर्ट यार नहीं सूखा अभी तक, हवा कम ही थी, थोड़ी हवा फास्ट आती मेरी यार बनियान सूख जाती, कोई नहीं कहेगा है? तो क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से अभिव्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान घटना आदि के प्रति जो सामूहिक रूप से अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है, ज्यादा लोगों के द्वारा जो अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है ना, उस अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसको तो कहते हैं अभिव्यक्ति को सामान्य अभिव्यक्ति। लेकिन विशेष स्पेशल, जैसे एक बच्चे की अभिव्यक्ति अपने शिक्षक के प्रति, भाई सड़क पे सभी लोग जा रहे हैं, बच्चा सभी को नमस्ते भले ही कर भी ले कि सभी को नमस्ते कर रहा है, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, लेकिन मास्टर जी को वो नमस्ते करेगा, उसके अंदर जो भाव है, उसकी जो सोच होगी वो अलग लेवल की होगी है। क्या पता हो सकता है अंकल जी दिल्ली है, अंकल जी पापा के दोस्त थे, बोल दे कि